तो आप पढ़ाई कर रहे थे किसी और सेक्टर में, देन सडनली एग्रीकल्चर का थॉट मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? एज अ लेमैन मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग हैं ऐसे मेरी तरह जिनका कोई एग्रीकल्चर में बैकग्राउंड नहीं है, पता भी नहीं है कैसे शुरू करना है। सो एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उसमें। इवन इफ पीपल डोंट लाइक सेइंग इट, इट्स नॉट वेरी कॉमन कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर आ गया है। व्हाट वर द चैलेंजेस वहाँ पे आप क्या फेस किए? Everyone was concerned कि what if आगे शादी हो गई, then how will I will go to some other city and ये काम यहीं रुक जाएगा। Because एक क्रॉप के बाद people had that trust कि ये फार्म तभी चल सकता है या तो मैं होंगी तभी चल पाएगा। क्या वो सच है? कैप्सिकम का प्राइस रेंज बेस्ट से लो आपने क्या देखा है? I have sold capsicum, red yellow capsicum at 20-30 rupees kg as well. Maximum मैंने 400 rupees ही बेची। 400 रुपीज़ किलो? या तो एवरेज अगर बोलूँ तो रुपीस से ऊपर नहीं लेना चाहिए। मेजर जो पेन पॉइंट है किसानों का कि मानो आपने बोला 100% एफिशिएंसी पे उगा लिया, दूसरी चीज़ होता है कि बेचे कैसे। अपना मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी आपका क्या है, एंड मंडी में बेचना हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लिंकिट, रिटेल वगैरह वगैरह? आप अगर ये बोलो कि मैं सारा रिटेल कर लूँ या सारा मैं कस्टमर B2C कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज आप 20% ऑफ द प्रोड्यूस रिटेल करो, 80% होलसेल करो। अगर आपकी स्टोरी से इंस्पायर होके मानो एक 23 साल की लड़की या लड़का जो भी हो, दे वांट टू स्टार्ट इनटू एग्रीकल्चर, उनको आप क्या सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट तैयार करके देंगे? लेट्स डू दीज 3 थिंग्स इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन एग्रीकल्चर बिजनेस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ओपन फील्ड में यदि जो किसान है कम कैपिटल से खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए टॉप 5 क्रॉप्स आप क्या सजेस्ट करेंगे? कैप्सिकम, टोमेटोज, ब्रिंजल इज अ गुड क्रॉप। ये आपकी अर्ली क्रॉप्स, एक बार आपने लगा दिया ये चलती रहेंगी साल भर। आपके अगले 5 साल का विजन क्या है? आई थिंक प्रोटेक्टेड इज द फ्यूचर। मैं कर रही हूँ ओपन में, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड इज द फ्यूचर। देखिए हर एक के पास पैसा नहीं है। आप फार्मर को बोलो कि इतना पैसा पॉली हाउस में लगा दो, नहीं है ना। इट्स अ 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक बार में करना, हर कोई क्या, आई थिंक 10% ऑफ द फार्मर्स भी कर ले बहुत है। तो जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बिना लैंड हो के भी वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर पीपल रिलेट टू मी। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लखनऊ में हैं, मोहनलालगंज में, अनुष्का के साथ, जो कि यहाँ के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है। काफ़ी ऑनलाइन भी आजकल आप पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि काफ़ी यूनिक काम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जिस पर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। आप क्या करते हैं, क्या स्केल पे कर रहे हैं, कैसे किए? टेल द ऑडियंस अपने बारे में। हाय, आई एम अनुष्का एंड मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। सो मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, इट वाज बैक इन, आई स्टार्टेड एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट एंड या देयर वाज नो आइडिया, लाइक आई हैड नो आइडिया कि मैं आई विल एंड अप इन एग्रीकल्चर। So when I started back in agriculture, I took some trainings and got my subsidy passed. And फिर 2021 में मैंने अपना ये फार्म शुरू किया। This was my first setup here on. And yeah, that's where this journey began. 4 साल पहले? 4 साल पहले। तो आप पढ़ाई कर रहे थे किसी और सेक्टर में, देन सडनली एग्रीकल्चर का थॉट मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? मोस्ट पीपल, यंगस्टर्स इनफैक्ट एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, वो एग्रीकल्चर से भाग जाते हैं। आपके लिए उल्टा था कि आप दूसरे कोर्स से आके यू केम टू एग्रीकल्चर। ऑनेस्टली मैं सही बताऊँ तो मैंने बहुत अपनी फील्ड बदली है। लाइक आई वाज अ 12th तक मैं एक साइंस स्टूडेंट थी। अच्छा। देन आई स्विच टू इकोनॉमिक्स, देन आई लर्न फ्रेंच, है ना। सो कहीं ना कहीं ये पता था कि क्या नहीं करना है ना। दैट वाज डेस्क जॉब, है ना। ये मुझे पता था, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में तो नहीं जाना, फ्रीडम चाहिए। बट क्या करना था ये नहीं पता था। आई हैड नो क्लू मैं एग्रीकल्चर में काम करूंगी कि नहीं करूंगी, मुझे पता भी नहीं था बैक इन कॉलेज। सो आई वाज द हेड ऑफ द प्लेसमेंट सेल ऑल्सो। मैं प्रेसिडेंट थी अपने कॉलेज में एंड स्टिल पीपल वर लाइक व्हाई आर नॉट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स, व्हाई आर नॉट डूइंग दैट, है ना। तो आई वाज लाइक कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू डू। आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग एट द ग्रास रूट लेवल। सो इवेंचुअली जब मैं घर वापस गई आफ्टर डूइंग माई फ्रेंच, देन मम्मा वॉज देयर एंड वो घर पे टेरेस फार्मिंग करते थे, है ना। थोड़ा बहुत लाइक कभी टमाटर लगा दिया, बैंगन लगा दिया, एंड देयर वाज दिस जॉय नो कि हाँ 3-4 टमाटर भी हो गए। सो ओ खुशी मिल कर लिया है बस अब। सो आई रियली एंजॉयड दैट प्रोसेस, है ना। तो मैं उसके बारे में पढ़ने लगी, करने लगी, इसको देखने लगी। तो आई वॉज लाइक कि वाई नॉट मेक दिस अ प्रोफेशन, है ना। इसको हम कमर्शियल लेवल पे क्यों नहीं करते हैं। माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, सो इन दैट केस आई वॉज ब्लेस्ड, है ना। बीइंग अ गर्ल आई थिंक वो सपोर्ट मिलना फैमिली से कि एग्रीकल्चर में एक फील्ड में सोच रही हूँ कि ये आगे करना है मुझे, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट मिला। एंड माई ब्रदर वॉज देयर, सो ही वाज लाइक कि वाई डोंट यू डू दिस एज अ
प्रोफेशनली, है ना, Full इसको time. कमर्शियल स्केल पे करो, फुल टाइम जॉब. एंड लाइक दैट मेड सेंस. आई लव्ड डूइंग इट. आई नो मैं कभी इसमें बोर नहीं हो सकती थी. सो लाइक यस, लेट्स गो अहेड विद दिस. एंड आई फाउंड आउट सम इंस्टीट्यूट्स एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक कि चलो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते हैं, बिकॉज अनएजुकेटेड तरीके से तो नहीं करना था एग्रीकल्चर जैसे सब लोग कर रहे हैं. So the idea was to include some kind of tech in it and then go forward, rather than doing something traditionally what people have been doing like wheat and paddy and all of that, है ना. ये नहीं करना था मुझे. तो उसके बाद मेरा पहला स्टेप वाज IHT. मैंने नोएडा से एक बेसिक एलिमेंट्री ट्रेनिंग ली. IHT क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर Okay. टेक्नोलॉजी. सो दैट वाज अ इंस्टीट्यूट. एंड इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो आपको प्रॉपर सीखना है. ट्रेनिंग दे सके. Actually, आज मैं क्या होता सच है, बताऊँ हाँ, तो कहीं वही. कोई ट्रेनिंग दे ही नहीं रहा है अच्छे से कि हाउ टू गो फॉरवर्ड अबाउट इट. In advanced agriculture? इन एडवांस्ड एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स. प्रिमिटिव में तो कौन ट्रेनिंग लेने जा रहा है. सो एडवांस्ड एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स. तो या लेटर देन मैंने उधर से एक बेसिक ट्रेनिंग ली अपनी. अब आई गॉट टू नो अबाउट प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन. मैंने उसमें सीखा कि हाँ, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट, है ना, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट भी करना है या व्हाट आर द टेक्निकलिटीज जो हमें देखनी चाहिए एक स्ट्रक्चर को बनाते समय. वो सब मैंने वहाँ से सीखा. बेसिक सारा ऊपर से. बेसिक्स बट गुड बेसिक्स ऑल्सो. सो कितना कॉस्ट था उस प्रोग्राम का? दैट कॉस्टेड मी अराउंड 1 लाख. अच्छा, 1 लाख 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया इन एजुकेशन? invested in education, but that was very important, I think. और कितने दिन का कोर्स था ये? It was a 1 month course. अच्छा, And 1.5 I would say. So as a layman मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग हैं ऐसे मेरी तरह जिनका कोई एग्रीकल्चर में बैकग्राउंड नहीं है, पता भी नहीं कैसे शुरू करना है. बहुत से लोग मेरे पास आते भी हैं अब, है ना, कि गाइडेंस चाहिए, कभी कुछ किया नहीं है इस चीज़ में. सो एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उसमें, करेक्ट, है ना. आप कितना भी किसी एग्रोनॉमिस्ट को रख लो, कुछ रख लो, आई थिंक Hands on होना कुछ जरूरी है. आइडिया होना चाहिए कि आपको क्रॉप को इमीडिएट अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है या संभालना है क्रॉप को, तो आपको पता होना चाहिए कैसे वो करना है, थोड़ा सा, है ना. तो उसके बाद वो ट्रेनिंग की. देन आई डिड माई ट्रेनिंग मशरूम ऑल्सो. मैंने उसमें भी ट्रेनिंग ली. अच्छा. आई केप्ट एक्सप्लोरिंग माई ऑप्शंस इन एग्रीकल्चर एज वेल. तो एग्रीकल्चर करना है ये सोच लिया था? एग्रीकल्चर करना है, ये सॉर्टेड हो गया था कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. उसके बाद आई केम बैक होम. आई अप्लाइड फॉर सब्सिडी, गॉट माई फाइल पास्ड, एंड 2021 जनवरी में आई टुक माई फर्स्ट क्रॉप. अच्छा, That was the first crop. It was in English cucumbers, and we did good. We made around 51 tons of production. फर्स्ट क्रॉप में? First crop में. Wow. वो कैसे हुआ? मतलब मैं जहाँ तक देखा हूँ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं 20, 25, 30 टन लाने में. आपने पहले ही क्रॉप में 51 टन ला दिया, कैसे? What was the secret? There was no secret. I think the only thing what was driving me was कि I had to prove myself कि ये मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि I am good at this and this will be a successful venture. लोग एग्रीकल्चर को एक लॉस मेकिंग बिजनेस ही मान के चलते हैं आज तक, है ना, कि बहुत कुछ नहीं मिलेगा इसमें रिटर्न. बट द आइडिया है कि नहीं यार, ये नहीं कर सकती कि मैं अपना, दिस वॉज माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरा करियर था उस वक्त. एंड अगर वो फेल होता तो आई नो कि उसके आगे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी वहीं पे बंद हो जाती, है ना. आई वुड नॉट हैव इन्वेस्टर्स विद मी. कोई क्यों इन्वेस्ट करता अपना पैसा मेरे साथ? राइट. सो वो बहुत ज़रूरी था. एक चीज़ ये भी थी, आई डिड नॉट हैव एनी एंसेस्ट्रल लैंड, सो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, है ना. जितना इन्वेस्टमेंट करना था, सब करना था, मुझे सब बेसिक्स करना था. सो मैंने उसको वहीं पे, मैंने इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह सोचा कि या इट इज़ नॉट लाइक माई सोल मॉडल, बट ये मेरा ये आइडिया था कि वाई डोंट आई टेक बोर्ड सम इन्वेस्टर्स, सम पीपल फ्रॉम लाइक आई कैन लीज लैंड विद, एंड फिर आगे करूँ मैं. तो ये एक अप्रोच मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरल जो लोग आ रहे हैं एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस देखें. आई थिंक आपके साथ बात करने का 2-3 मेजर चीज़ है. नंबर 1, मैं चाहता हूँ कि जो फीमेल्स हैं, राइट, आप एज अ फीमेल जो challenges आप फेस करते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट, एंड आई कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट एज अ मैन, राइट. A lot of females go through the challenges, and how you overcame those challenges, not only to do well, but especially in a space like agriculture, जहाँ even if people don't like saying it, it's not very common कि एक female entrepreneur आ गया है. Which is why I was also very keen to talk to you, क्योंकि you're one of the few people I would say in our country who's doing it in this field, right? What were the challenges वहाँ पे आप क्या फेस किए? सबसे पहले बेसिक चैलेंज वाज कि लोगों को ट्रस्ट नहीं था उतना, है ना. आई वॉज वेरी यंग बैक देन. आई वॉज 23 व्हेन आई स्टार्टेड दिस. Wow. सो पीपल वर लाइक कि
कमिंग फ्रॉम अ सिटी, है ना, आप एक फार्म पे आ रहे हो, एक फार्म लैंड पे आ रहे हो, आप कैसे डील करोगे वर्कर्स से भी, विल दे इवन लिसन टू यू, सब आपसे बड़े होंगे, कैसे करोगे, है ना, तो वो एक चैलेंज लोगों को लग रहा था। बट लकीली आई थिंक आई वॉज वेरी लकी इन दैट, है ना, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले यहाँ, है ना। सो द पर्सन हु वॉज बैक विद मी इन लाइक 2021, पहले दिन से वो हैं, आज तक है आज मेरे भी साथ। एंड जितनी भी मेरी वर्कर्स हैं, जो शुरू से जो भी एड ऑन होते गए, वो अभी तक है, कोई गया नहीं आज तक। सो वो टीम बनती गई मेरी बनाते एक, रहे आप। है ना, टीम बनती गई। इट इज़ अ फैमिली काइंड ऑफ सेटअप। वो मुझे पता है आई कैन ट्रस्ट देम एंड दे कैन ट्रस्ट मी। सो देयर आर नो CCTV कैमराज इन अ फार्म, कुछ नहीं चेक करना पड़ता है, करते हैं। 5 साल से Trust पे ऐसे आपने चल रहा पकड़ लिया। है, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। सो दैट वाज वन चैलेंज। सेकंड चैलेंज वाज लाइक कि ऑफ कोर्स बीइंग अ गर्ल, इतनी दूर आना है, 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय प्लेस। हर दिन मैं ट्रैवल करती थी, रात भी होती थी। सो वो भी लग रहा था लोगों को, लाइक माय मदर वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट दिस, है ना, आई वुडंट से दैट। तो वो एक कंसर्न था, बट वो सपोर्ट मिला मुझे, आई थिंक फैमिली से भी मिल गया था मुझे वो सपोर्ट। तो आई कुड मेक थ्रू Find your way माई through. आई कुड मेक माई वे थ्रू दैट। Understood. एंड उसके बाद और अपकमिंग चैलेंजेस बहुत आए, लाइक एक्सपेंशन में आई वुड से देयर आर चैलेंजेस। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, आई थिंक ये लड़की होने की वजह से ही ये हुआ। दे वर लाइक एवरीवन वाज कंसर्न्ड कि व्हाट इफ आगे शादी हो गई, देन व्हाट विल आई, लाइक हाउ विल आई विल गो टू सम अदर सिटी एंड ये काम यहीं रुक जाएगा। बिकॉज एक क्रॉप के बाद पीपल हैड दैट ट्रस्ट कि ये फार्म तभी चल सकता है, या तो मैं होंगी तब ये चल पाएगा। क्या वो सच है? आई कुछ डोंट हद नो, तक। इट्स मोर और लेस, आई डोंट नो, आई थिंक और लोग ये बेटर बता सकेंगे कि ये सच है कि नहीं। बट येस, आई थिंक एक लड़कियों में एक चीज़ तो होती है, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर क्रॉप्स और एनी थिंग वेरी पर्टिकुलर, दे आर सेंसिटिव टू दैट। मेरा एक प्लांट जाता था ना, मैं लिटरली रो देती थी पहले, है ना, कि नो दिस इज़ नॉट सपोज टू हैपन। हर चीज़ एकदम परफेक्टली चलनी चाहिए, एंड वो बारीकी से काम हम लोग देख लेते हैं, है ना, वेदर इट बी माई फीमेल वर्कर्स ऑल्सो, है ना, जितने बारीकी से वो काम करते हैं, आई थिंक मेल वर्कर्स नहीं करते। इट इज़ उनको नाजुक। बड़ा काम समझ में आता है कि कुछ हैवी काम दे दो आदमियों को, बट नाजुक काम, छोटे काम, ये सब नहीं हो पाते उनसे। सो वो चीज़ एक इनबिल्ट है हम में, वी आर सेंसिटिव टू दैट, Caring. ना, वी आर केयरिंग टूवर्ड्स दैट, सो वी आर एम्पैथेटिक इन दैट सेंस। तो वो चीज़ था। तो माई लाइक एज आई टोल्ड यू, लाइक शादी हो जाएगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मैं लाइक कैसे इन्वेस्ट कर दें, है ना, व्हाट इफ शी इज़ नॉट हियर लेटर। सो दैट वाज वन चैलेंज इन एक्सपेंशन बीइंग अ गर्ल। अब वो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि नाउ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस इज माय Bread and एवरीथिंग, butter. या दिस इज माय कितने एरिया में एवरीथिंग। अभी आप कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो ब्रीफ बताइए ताकि क्या? फार्मिंग साइड भी लोग को आइडिया मिले। मैंने शुरुआत 1 एकड़ से की थी, दिस वाज दैट फार्म, एंड अभी इधर चल सकते करंटली हैं, आई एम हाँ। डूइंग इट लाइक इन 6 acres right now, which includes both protected and open farming also. Okay. Open में भी we are using drip irrigation, then crop cover and all of that. हम लोग सिर्फ like we of course flood irrigation तो बहुत ही regressive method हो गया crop करने का. So yeah, we are doing capsicums in that also. हम लोग green, red, yellow capsicum में तो of course we specialize in that. Then we are also doing zucchini, yellow and green. Then ओपन फील्ड में सारा। yeah. Red cabbage, Chinese cabbage, broccoli, pok choy. We have a setup for hydroponics as well. तो वहाँ हम लोग year long अपना lettuce, basil, parsley, kale ये सब ले रहे हैं. अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स Yeah, में। we are doing that as well. We have started that a year back. ना तो वो किया हमने. Then and English cucumber भी we take. So yeah, we take multiple crops. We have done muskmelon and everything. Yeah. आई थिंक मैं लोग को यही बोलना चाहूँगा कि जितना शायद बाहर से अच्छा दिख रहे हैं, ये क्रॉप्स दिख रहे हैं, ये स्टोरी दिख रहा है, इंटरनली उतने चैलेंजेस भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं. तो एज अ फार्मर इफ यू हैव टू से कि टॉप 3 चैलेंजेस आप क्या फेस करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, व्हाट वुड दे बी? See, agriculture itself is a very volatile business. अगर ये बोले कि इस बिजनेस में स्टेबिलिटी है, नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ज़्यादा लैंड होने के बावजूद भी ज़्यादा लैंड होने से इट्स मोर और लेस कि हाँ आपको 1 लाख रुपए भी आगे 1 एकड़ 100 एकड़ है तो आगे पैसा. अगर आप एक स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर का देखो, है ना, लाइक आई हैव लिमिटेड लैंड, है ना, मुझे अभी लीज कर करके अपना आगे बढ़ाना है. अगर मेरे पास एंसेस्ट्रल लैंड होता तो आई थिंक आई वुड हैव एक्सपैंडेड वे मोर अर्लियर, है ना, जितना मैं स्लो कर रही हूँ. तो मेरा आइडिया होता है टू मैक्सिमाइज माई प्रोडक्शन, है ना. द मोर प्रोडक्शन आई गेट, इट विल रिड्यूस माई कॉस्ट एंड आई विल गेट बेटर रिटर्न्स इन दैट.
मतलब पहले yeah. जितना है उसमें प्रोडक्शन को बेस्ट करना Yeah, you have फिर आगे to. बढ़ो। The efficiency of land should be like should be increased in my case. So अगर मैं ये मान के चल रही हूँ ओपन फील्ड में प्रोडक्शन मेरा से कैप्सिकम का 1 किलो पर प्लांट आता है, तो यहाँ मुझे 3 किलो लेना है। If I'm putting that structure and I'm investing that cost, so you have to make sure कि हाँ हम उतना रिटर्न भी ले सकें, है ना। So at the end it's a business. क्या आप कर पा रहे हैं वो चीज़? Yeah, we are doing that. I think we are doing well in that. So वो चीज़ अच्छी है हमारी। We are able to get that production, जिसकी वजह से हमारा अच्छा रिटर्न्स हर साल बेसिक रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। एंड वी डोंट ओवर क्लेम, है ना। हमें पता है कि ये आता है, ये मार्केट सिचुएशंस है ना। एंड वी टेक एन एवरेज ऑफ 3 years, है ना। दैट्स हाउ वी वर्क इन एग्रीकल्चर। नंबर्स में ईयरली, या नंबर्स में अगर आप बोलो ईयरली प्रॉफिट्स, वो बहुत वारी करेगा। वो ग्राफ विल गो लाइक दिस इन दिस इन दिस। क्या तो अच्छे सीजन में रेट मिल जाएगा, एक सीजन में रेट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सीजन में। कहो ईयर में, एक साल में ना। लास्ट ईयर रेट्स वर नॉट देयर, प्रोडक्शन भी लोगों की बहुत हिट हुई थी थ्रू बिकॉज ऑफ थ्रिप्स एंड ऑल। सो आई थिंक इस साल इट्स गोइंग वेल। इस बार प्रोडक्शन भी आ रहा है, द रेट्स आर ऑल्सो वेल गोइंग, अपवर्ड ट्रेंड ही रह रहा है उसमें। सो या आई थिंक उससे पहले साल में देखें तो इट वॉज एन एवरेज रेटिंग एंड प्रोडक्शन वॉज गुड। सो अगर कोई बोले कि हर साल अगर मैं उससे 20 लाख रुपए कमा रही हूँ एक एकड़ से, ऐसा नहीं होता। नहीं होता है, नहीं क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वेरी मतलब क्या करूँ, मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि लोग तो बोलते हैं इतना इतना निकल जाता है, 20 लाख रुपए एकड़, 10 लाख रुपए आधे एकड़ में। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, आपका एक साल निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रही नहीं निकलेगा, मेरा निकला है, बट अगर अब मैं बोलूँ कि हर साल निकलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए इसका जो आप भी समझा रहे हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कैप्सिकम। Right. जैसे आप बोले कि ये आपका कोर क्रॉप है, दिखने से तो बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी। अगेन लोग देखेंगे 25 लाख 30 लाख रुपए पर एकड़। पिछले 3 साल हो गए आपको कैप्सिकम करते हुए? हाँ, 3 years कंप्लीट हो गया। 3 साल का एग्जांपल देते हुए इसका साइकिल समझा सकते हैं? हाउ हैज इट बीन, बेस्ट ईयर, चैलेंजेस, या श्योर, एवरेज ऑफ 3 years? या सो व्हेन आई स्टार्टेड बैक 2021 अगस्त में मैंने पहली क्रॉप ली थी। दैट वाज माय फर्स्ट क्रॉप। मेरी फर्स्ट क्रॉप में द yield I took was 28 tons. 28 टन in my first crop. 1 एकड़ से, है ना, and that got me a return of 32 lakh something. Very good production for UP region. Yeah. Wow. But the second year was even better. So that time I got a production of 35 tons. है ना, सेम मिट्टी में सेम पॉलीहाउस में 35 टन, 35 पॉइंट समथिंग इट वाज देयर, एंड वो आया था यूपी में। सो आई थिंक दैट वाज व्हेन लोग बहुत बोलते हैं ना कि पहले साल में अच्छा आ जाता है, दूसरे साल में नहीं मिलेगा, yes. है ना, यही ट्रेंड बोलते हैं, है ना, कि पहले साल है, पहले अभी नया पॉलीहाउस है, नई मिट्टी है, सब मिल जाएगा। बट आई थिंक वो मिथ को ही ब्रेक करना था मुझे। कैसे किया आपने? बोला इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ मोर अबाउट मेंटेनिंग योर सॉइल हेल्थ। आप जितना अपनी सॉइल पे काम करोगे, जितना उसको अच्छे से रिप्लेनिश करोगे, आई थिंक इट विल गिव यू बेटर यील्ड्स। ऑल्सो देन इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, कैसे उनका नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मैं बहुत बेसिक ही कर रही हूँ अभी तो, है ना। वट एवर आई एम डूइंग माई बेस्ट, बट जो भी है इट्स गिविंग मी गुड रिटर्न्स। इस बार भी वी आर एक्सपेक्टिंग गुड प्रोडक्शन ओनली। तो दूसरे साल 35 टन हो गया? 35 टन हो गया, बट ऑफ कोर्स द रेट्स फ्लक्चुएटेड, एंड उस टाइम हमारा आई थिंक अराउंड 22 लाख का हमारा रेवेन्यू आया था। या पहले साल आपको 32, दूसरे साल 22। हाँ, और थर्ड ईयर, है ना। सो थर्ड वाज वेरी डिफरेंट। उसमें इनिशियली क्या होता था कि हम लोग नर्सरी बाहर ही रेडी करवाते थे करनाल में। अब आई हैव माई ओन सेटअप, तो उस वक्त हम लोग ने बाहर दिया था, एंड सम मिसफॉर्चुनेट लाइक अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपेंड, एंड हमारी सबकी नर्सरी बहुत से लोग की ऑलमोस्ट 100 एकड़ से ख़राब हो गई थी। सो उस टाइम हमारा लेट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, देन थ्रिप्स ऑल्सो अटैक्ड। उसके बाद भी वी वर एबल टू गेट अराउंड 22 टन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। बट द रेट्स वर वेरी बैड, बहुत ख़राब रेट्स थे। एंड बैड रेट बोलते मतलब कितना अप्रोक्सीमेटली? कैप्सिकम का प्राइस रेंज बेस्ट से लो आपने क्या देखा है? Lowest I have sold capsicum, red yellow capsicum at 20-30 rupees kg as well. Wow, मंडी में? Of course, मंडी क्या आप कोई भी लेगा नहीं उस वक्त, है ना। लोग बोलते हैं रिटेल कर लेते हैं, रिटेल इज़ अ वेरी स्मॉल सेक्शन, है ना। आप देखो, अगर मैं आप खुद ही यील्ड देख लो, मैं इतना निकालने जाऊँगी रिटेल में, नहीं निकलेगा। आई हैव टू समहाउ गो फॉर समथिंग लाइक होलसेल एज वेल। मुझे वो करना ही करना पड़ेगा, एंड जब रेट्स कम होते हैं तो वो हर जगह रेट्स कम होते हैं,
है ना, वो पैन रिटेल इंडिया, में भी होलसेल मंडी, पैन इंडिया कम होता है, तो वो रिटेल होलसेल हो कुछ हो, यू विल गेट लोअर रेट्स ओनली। 20-30 रुपए किलो भी गए आपके? बिल्कुल गया है, और सबके maximum? जाता है, हर साल जाता है सबके। देयर इज अ रेंज, है ना, वो अपवर्ड एंड मतलब कि वो गर्मियाँ जैसे आएंगी रेट्स गिरते ही रहते हैं। मैक्सिमम मैंने 400 रुपीज़ भी बेचा है, इस बार भी बेचा है 400 रुपीज़ 400 रुपीज़ किलो या। और ये एक जो अगर लोग को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है, प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है बहुत। जैसे कलर्ड कैप्सिकम यूजुअली लोग जो सोचते हैं सॉरी 20-30 रुपए किलो से आप कह रहे हैं 400 रुपए किलो तक जाता है। जी। 20-30 रुपए किलो कब होता है, 400 रुपए किलो कब होता है, अगर मुझे बिगिनर को समझाना है तो? देखिए 20-30 रुपए किलो होगा आपका मोस्टली इन अप्रैल, एंड अप्रैल से ये शुरू होने लगता है, अप्रैल एंड से। मई इज पीक सीजन जब वो 20-30 रुपए किलो आता है। उस टाइम नॉर्थ में क्या हर जगह इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो मतलब सप्लाई आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है? बहुत सप्लाई होती है, बहुत जल्दी फ्रूट भी सस्टेन नहीं करता, लाइक होल्ड नहीं करता बहुत दिनों तक। सो दैट इज़ व्हेन वी गेट 30 रुपीज़ तक भी जाता है वो रेट। बट इनिशियल स्टेजेस में अगर थोड़ा सा आप अर्ली प्लान कर लो एंड मार्केट्स अच्छे हैं, तो मैंने 400, 420, 300, 350 ये सब बहुत आराम से शुरू में निकल जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस में आई थिंक यू विल गेट अ मंथ ऐसा आपको एनीथिंग बिटवीन 250 to 350, 400। कौन से मंथ में ये? अक्टूबर, नवंबर दिसंबर यू गेट। आप नॉर्थ का बात कर रहे हैं जनरली? नॉर्थ का मैं बात कर रही हूँ, बट समहाउ आप देखोगे कि जो बैंगलोर का भी है मार्केट, दैट आल्सो कंट्रोल्स द मार्केट ऑफ नॉर्थ, ना। तो वो इट्स नॉट लाइक कि वो पैन इंडिया ही ये रेट्स रहेंगे। इट्स नॉट अबाउट ओनली नॉर्थ और साउथ, पैन इंडिया ये रेट्स इवन ही रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना। कभी बैंगलोर कंट्रोल करता है मार्केट, एंड विंटर्स में ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमारा एज रहता है बिकॉज वी गेट बेटर प्रोड्यूस हियर एंड फ्रेश रहता है। बैंगलोर से आने में भी टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो या तो एवरेज अगर बोलो तो आप आई वुड से कि 80 रुपीज़ से ऊपर नहीं लेना चाहिए एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस ये, बल्कि सम ईयर्स इट्स बीन 70 एज वेल। सो आई नो जब मेरा उस टाइम भी गया था एंड लाइक 35 टन निकल के भी, है ना, हमारा एवरेज रेट 75 ही आया था। और एवरेज प्रोडक्शन में क्या उम्मीद कर सकता हूँ नॉर्थ इंडिया में? एवरेज प्रोडक्शन अगर मैं अपने फार्म की बात नहीं करूँ ना, मैं अगर सबकी इन जनरल बात करूँ, जो मैंने देखा है 20 tons is the average production. And 70 tons is the average rate. And 70 rupees, 75 rupees is the average 70 rate. rupees is the average rate. Average rate. At least मैं जो इस साल देख रही हूँ, बट यही है कि अगर आप 3 साल का क्यूमुलेटिव लोगे तो 80 रुपीज़ आप ले सकते हो। ईयरली नहीं, ईयरली इस चीज़ में आप कैलकुलेट कभी मत करो, दैट विल गिव द रॉन्ग पिक्चर ऑफ दिस बिजनेस। आई थिंक इंटरेस्टिंग टेक बैक्स यहाँ लोग के लिए। सबसे पहले तो आपने बोला कि जब भी खेती कर रहे हो फोकस ऑन एफिशिएंसी, मतलब 1 एकड़ यदि आप कर रहे हो, 1 एकड़ से बेस्ट प्रोडक्शन आप कैसे निकाल सकते हो। मेरे मेंटोर है मतलब हाइड्रोपोनिक्स में, विमल सर, बहुत सारे लोग, ही टेल्स द सेम थिंग व्हिच आई एम वेरी हैप्पी टू हियर मोर पीपल से कि 1 एकड़ से गेट द बेस्ट यू कैन, देन यू। एंड सेकंड जो आपने बोला कि एवरेज प्रोडक्शन विल बी अराउंड 20 टन्स एंड एवरेज रेट इन नॉर्थ इंडिया ₹70। एंड जो मार्केट साइकिल्स 20 रुपए से 400 रुपए तक जाते हैं। सो सीजनल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब देखते हैं, बाकी टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, मार्केटिंग, ओपन फील्ड, सब्सिडी, आगे बढ़ के देखते हैं। अनुष्का, ये जो पॉली हाउसेज आपने लगाए हैं, मैं देख सकता हूँ कि स्टेट सब्सिडी के थ्रू लगाए हैं, राइट? स्टेट सब्सिडी के बारे में लोग को थोड़ा बता सकते हैं? हर स्टेट में अलग होता है। यूपी में कैसे होता है, कितने एरिया पे सब्सिडी देते हैं, कितना सब्सिडी आपको मिला, क्या प्रोसेस था, एक ब्रीफ उस पर थोड़ा दे सकते हैं? यूपी में इट्स बेसिकली हमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM जिसको हम बोलते हैं, हम उससे सब्सिडी लेते हैं। इट्स अ स्टेट सब्सिडी एंड उसमें हमें अराउंड 50% ही मिलता है। बट द कैच इज हियर इज़ कि अभी तक जो हमें सब्सिडी मिल रही थी वो हमें पुराने रेट से मिल रही थी गवर्नमेंट के। तो अगर हमारा, सिंस आप देखते हो GI का प्राइस हर साल बढ़ रहा है एंड अगर हमारे गवर्नमेंट रेट्स ही नहीं रिवाइज होंगे तो हमें सब्सिडी उस रेट पे मिल रही है जो बहुत शायद 15 साल पहले मिल रही थी रेट्स पे, है ना। तो उधर हमारा एक, अगर आप बोलो कि 50 लाख लगता है तो हमें 25 लाख की सब्सिडी नहीं मिल रही है, बट हमें सिर्फ 19 लाख एंड 68,000 ऐसी कुछ मिल रही है सब्सिडी इन एन एकड़। सो आई थिंक दैट्स वेयर द रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। हमें नए रेट्स रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है इन गवर्नमेंट, अगर हम बोले गवर्नमेंट के एंड से। उससे क्या होगा कि हमारे फार्मर्स के एंड का जो हमारा शेयर आता है वो कम हो जाएगा, कम से कम वो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। आपने NHP का सब्सिडी भी लिया था? NHP का भी मैंने ले लिया है। NHP आई थिंक आप तब जाइए जब आपके एक साथ ही आपको 3-4 एकड़ लगाना हो एंड एक ही नाम पे लगाना हो। What happens with the NHM is कि आप
कोई एक स्ट्रक्चर, एक यूनिट एक फार्मर के नाम से लगता है ऑफ 1 एकड़, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपको अपने फैमिली में और एक और लगाना है तो आप उसी के नाम से नहीं ले सकते, आपको दूसरे नाम से लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू गो इट दैट वे। अगर आप NHB से करोगे तो एक ही फार्मर के नाम पे आपको 3-4 एकड़ लग सकता है आराम से। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। अदरवाइज सब्सिडी जो हमारी NHB में मिलती है वो भी हमें 50% ही मिलती है। अभी आप नेक्स्ट वाला में शायद में भी ले सकते हैं। हाँ, मे बी। अभी जो नए गाइडलाइंस आए MIDH के, अकॉर्डिंग टू दैट जो कॉस्ट नॉर्म्स आप बोल रहे हैं, कॉस्ट नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। यस, आई हैव हर्ड दैट। NHM के अब 2500 स्क्वायर मीटर पे रिस्ट्रिक्ट हो गया है। 2500 स्क्वायर मीटर। NHB का अब हो गया है अप टू 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपीस। एंड जो कॉस्ट नॉर्म्स था पहले आई थिंक 844 था, अब आई थिंक 1000 समथिंग 1000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर 1000 रुपीस हो गया है। सो तो आई ये थिंक good news है दैट्स एक अ प्रकार। वेरी गुड न्यूज़ आल्सो। yes. सो अभी तक मैं जितने भी बात करती थी लोगों से या वीडियोस पे, तो आई यूज्ड टू मेंशन दैट कि ये रेट्स है, बट आई एम सो ग्लैड कि ये हुआ है एंड आगे हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम लोग एक्सपैंड करने में ऑफ कोर्स वील गेट बेटर रेट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली सब्सिडी के बारे में। आई थिंक दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को प्रमोट करना चाह रही है, कीपिंग इन माइंड कि दैट इज द फ्यूचर। ज़्यादा लोग को इस तरफ आना ही होगा। आप दोनों में कर रहे हैं, ओपन फील्ड में, प्रोटेक्टेड में। मेजर डिफरेंसेस और चैलेंजेस क्या हैं दोनों के, ईच के? आई थिंक वेदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू है ना। अगर मैं बोलूँ बहुत डिफिकल्ट है ओपन में चैलेंज, मतलब कि उसको टैकल करना, स्पेशली इन मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, है ना। यहाँ पे हमारी क्रॉप मई एंड तक, जून फर्स्ट वीक तक चलती रहती है आराम से। बट यही ओपन में मैं देखूँ तो ओपन में चैलेंज आ जाता है कि हमारा फ्रूट क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है उधर बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा ऑफ कोर्स यील्ड भी कम करता है, क्वालिटी तो गिराता ही है, विच डज नॉट हैव एनी मार्केट वैल्यू। तो एक वो चीज़ हो गया। देन एक हमें ये भी एडवांटेज मिलता है कि हम पॉली हाउस में थोड़ा अर्ली लगा लेते हैं। ओपन की क्रॉप उतनी ही लेट भी जाती है, लाइक वी कैन ट्रांसप्लांट कैप्सिकम्स इन अगस्त इन पॉली हाउसेज और नेट हाउसेज में भी, नेट हाउस थोड़ा सा लेट, बट ओपन में तो इट गोज अराउंड सितंबर एंड ओनली। वाह, उससे पहले जा ही नहीं पाता। ग्रीन कैप्सिकम की बात कर रहे हैं? ग्रीन कैप्सिकम ऑफ कोर्स। तो एक इन जनरल क्रॉप आल्सो है ना, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक, लाइक आपका बारिश हो रही होगी, आपके बेड्स नहीं बन पाएंगे, है ना, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब चैलेंजेस आते रहते हैं ओपन में। तो अनुष्का, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ओपन फील्ड में चैलेंजेस आते हैं, वो तो सब जानते ही हैं, बट पॉली हाउस या किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी लगाने से भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। एज अ पॉली हाउस फार्मर आपकी मेजर चैलेंजेस क्या हैं? आई थिंक सबसे मेजर चैलेंज जो मैं मानती हूँ अभी है, लोग बोलते हैं देयर इज दिस कंसेप्ट, लाइक मिसकंसेप्शन कि इंसेक्ट इसमें आ ही नहीं सकता, है ना। ऐसा नहीं है। सबसे पहली मिथ जो मैं ब्रेक करना चाहूँगी फॉर न्यू ग्रोअर्स, है ना, अपकमिंग ग्रोअर्स जो कर रहे हैं उनको पता है ये चीज़, पर जिनको जो नहीं कर रहे हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि ऑफ कोर्स इंसेक्ट आ सकता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी फेवरेबल टेम्परेचर फॉर इट टू ग्रो आल्सो। यहाँ कहीं है इंसेक्ट्स? अभी तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, गुड, नहीं है। टच वुड। हाँ, टच वुड। सो या, तो इसमें क्या होता है कि हमें इंसेक्ट को बहुत ही अच्छा टेम्परेचर मिलता है, उसमें एग्स भी उसके बहुत तेज़ी से बढ़ते, मल्टीप्लाई होते हैं एंड उसको फिर ख़त्म करना डिफ़िकल्ट होता है ना। आप इनिशियली इसके लिए जो मैंने इस साल से बहुत अच्छा मुझे जो रिस्पांस मिला है, बायो पेस्टिसाइड्स वर्क ग्रेट। अच्छा, दे वर्क ग्रेट इन। बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, एक बिगिनर को अगर समझाना है तो? इट इज़ अ नेचुरली डिराइव्ड पेस्टिसाइड। जैसे हम कुछ नीम बेस्ड होंगे, एक नीम ऑयल बहुत ही बेसिक जो सबको पता होगा, इट्स अ बायो पेस्टिसाइड, है ना। देन क्लोव ऑयल इज़ अ बायो पेस्टिसाइड, उस तरह से। तो इन सब का मिक्स बना के भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स यहाँ पे, है ना। आई थिंक इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। इनफैक्ट जो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो लोग जब यूज़ करते हैं, उससे बेटर रिजल्ट इसका मिल रहा है मुझे इस बार। एंड आई थिंक आप जो बोल भी रहे थे, हाँ, कि मैं इस सेम एरिया में बहुत सारे फार्म्स गया हूँ, कंपेयर टू दैट आपके फार्म में पर्टिकुलरली पेस्ट अटैक्स कम है। नहीं, हाँ, तो बायोपेस्टिसाइड्स की वजह से मेरा मानना है कि एक और जो चीज़ लोग फॉलो कर सकते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस। राइट, पॉली हाउस के अंदर आप कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, कैसे क्रॉप्स को हैंडल कर रहे हो, कैसे क्रॉप्स को हैंडल कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक चीज़ हम बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हम बगल वाले पॉली हाउस में काम कर रहे हैं, तो उसके बाद वी मेक श्योर कि हम इस वाले दूसरे पॉली हाउस में उसी दिन ना आए, अगले दिन ही काम इसमें शुरू होगा। अच्छा, द वर्कर्स विल गो बैक होम, अपना रेस्ट के अगले दिन नहा धो के अपना आएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट फ्रेश इन दिस, समझ है गया। ना। सो अगर हमारे एक पॉली हाउस में इश्यूज आ भी रहे हैं, सो वी मेक श्योर कि दूसरे में भी ना आ जाए, जस्ट बिकॉज कि हमारे वर्कर्स हमारे कपड़े से ही आते हैं। हम ही लोग अभी अंदर आए हैं, व्हाट इफ वी हैव
caught some of the insects from outside and हम लोग आके अपना अंदर of course we are giving them that environment to grow. तो ये बहुत नॉर्मल है. अब इतना आप हाइजीन मेंटेन कर लो कि आप उसमें प्रॉपर सूट सेट्स पहन लो जैसे आप हॉस्पिटल्स में पहनते हो, देन तो आई थिंक इट माइट मेक अ डिफरेंस. बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो, कहीं ना कहीं से तो आना ही होता है आ insect जाते को. हैं. चलिए वो एक मिथ हुआ कि आपने बोला कि पॉली हाउस हाँ. में पेस्टिसाइड्स आते ही आते हैं. Yeah. और क्या क्या मिथ्स या और क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस? चैलेंजेस आई थिंक मुझे इतने नेचुरली वेंटिलेटेड में नहीं आते है ना. नेचुरल वेंटिलेशन में एक ही इशू आ सकता है कि बहुत हाई विंड्स आ रही हो तो आपका पॉली हाउस थोड़ा सा फट गया हो या कुछ हो गया हो. अदरवाइज नेचुरल वेंटिलेशन में टेक्निकली कोई इशू आया नहीं है अभी तक है ना, Okay. बिकॉज इट्स वेरी बेसिक. आपका ड्रिप चलता है, ड्रिप का कोई इतना भी इशू आता नहीं है ना. वंस वी गो इन अ हाईटेक सेटअप है ना, जैसे मेरा नर्सरी का सेटअप Fan है pad. एंड फैन पैड सेटअप है, तो उसमें टेक्निकल इश्यूज बहुत आते हैं है ना. तो आरओ फिल्टर कभी चोक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है इश्यूज है ना. देन लाइट नहीं है तो देन द सिस्टम इज एंटायरली लाइक वो पूरा हॉल्ट हो जाता है. सो उसमें बैकअप, पूरा पावर बैकअप रखना पड़ता है सब कुछ हमें. एंड या कभी फैंस का इशू आ रहा है वो नहीं चल रहा है, कभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं. तो या जितना आप टेक्नोलॉजी को आप सोचते हो कि हमारा काम ईजी कर दे, या हम जितना ही एडवांस्ड बनते जा रहे हैं ना, उतना ही हमें टेक्निकल इश्यूज बहुत आते हैं. उतना ही हमें भी एज ग्रोअर्स बेटर स्किल्स डेवलप करने Yes, पड़ते we हैं. have to develop that better skills also है ना. हमें एक बैकअप लेने पड़ते हैं कि नहीं, अगर कुछ भी मेजर फ्लॉ आ गया या फॉल्ट आ गया तो हमें एटलीस्ट मेरी क्रॉप लगी है ना, इट विल गो ऑफ इन लाइक 10 minutes इन दैट सेटअप है ना. तो वो बहुत ज़रूरी है. 10 मिनट की भी लाइट गई देन खत्म. बच्चे हैं वो तो नर्सरी छोटे बच्चे छोटे. हैं, पानी Yes. में उग रहा है वो. सो वो चीज़ें हैं. तो या विद टेक्नोलॉजी देन हमारा ये सब चैलेंजेस तो आएंगे. दोस्तों अभी हम बैठ गए हैं ताकि आराम से एक पोजीशन में बैठ के बात कर सकें, राइट. अनुष्का, एक टॉपिक जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग मार्केटिंग. जनरली सारे किसानों से करता हूँ. मेजर जो पेन पॉइंट है किसानों का कि मानो आपने बोला 100% एफिशिएंसी पे उगा लिया. दूसरी चीज़ होता है कि बेचे कैसे. अब आप हैं जो मंडी में भी बेचते हैं, आप रिटेल में भी बेचते हैं, अलग अलग बायर्स हैं आपके पास. अपना मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी आपका क्या है, एंड मंडी में बेचना हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लिंकिट, रिटेल वगैरह वगैरह? आप अगर ये बोलो कि मैं सारा रिटेल कर लूँ या सारा मैं कस्टमर B2C कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है ना. इफ़ यू डूइंग इन एकर्स, ये पॉसिबल नहीं है. आइदर यू हैव अ वेरी स्मॉल सेटअप है ना, कि आपने छोटा सा सेटअप लगा लिया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देन आप रिटेल कर सकते हो या B2C जा सकते हो. बट वही अगर मैं 6 acres का प्रोड्यूस देखूँ, तो अगर मैं 1000 kg पर डे निकाल रही हूँ तो मैं उसको B2C या B2B भी नहीं कर पाऊँगी. उतना कंजम्पशन नहीं है. कंजम्पशन ही नहीं है. आपको इसमें ऑल यू हैव टू डू इज़, आई थिंक, आप 20% ऑफ द प्रोड्यूस रिटेल करो, 80% होलसेल कर लो. आप भी वही करते हैं? मेरा भी वैसे ही चलता है. एंड दैट इज़ वो 20% काफ़ी डिफरेंस बनाएगा आपके. कैसे, उदाहरण के साथ समझा सकते हैं? जैसे मानो रिटेल मतलब ब्लिंकिट है ना. रिटेल मतलब ब्लिंकिट, लूलू, हाइपरमार्ट, यहाँ पे लोकली जो हम बोलते हैं वहाँ पे हम दे रहे हैं लखनऊ में. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि मैंने उनका जो प्रोडक्ट, मतलब कि आपका ये मान के चलिए कि उनका जो कंजम्पशन है वो वीकली ही 100 kg आता है, मैक्स 150 kg. अच्छा. है ना. एंड अगर मैं पर डे पे 1000 किलो निकाल रही हूँ तो इट विल नॉट मेक सेंस कि मैं उनके लिए वेट करती रहूँ. दे विल गिव मी सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट गुड प्रीमियम क्वालिटी, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमल फॉर मी देन. है ना. वो 150 किलोज़ में अगर मुझे प्लस से मैक्स 50 रुपये पर kg मिल रहा है ना, नॉर्मल मंडी से, मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. बहुत कम अमाउंट है. दो आई वुड यूज़ दैट चैनल जस्ट टू मेक माई कस्टमर बेस है ना. मैं उसमें अपने मार्केटिंग अपने उसके लिए थोड़ा सा चाहूँगी कि हाँ, दिन पीपल नो कि यहाँ से आ रहा है एंड दे आर गेटिंग अ गुड प्रोड्यूस. सो आई वुड वांट दैट कि मैं उसको भी केटर कर लूँ. तो एक ये हो गया. मंडी में क्या है, कहीं ना कहीं रेट्स हमेशा मंडी ही आपके डिसाइड करते हैं. मतलब इसका इवन इन रिटेल. अच्छा. यस. तो आप कह रहे जो मंडी में प्राइस है, ब्लिंकिट भी उसी उधार पर किसान से खरीदे. उसी उधार पे. अगर इफ टुडेज रेट इज 150 तो मे बी ब्लिंकिट विल गिव यू 180 ऑन दैट पर्टिकुलर डे. है ना. उससे ऊपर तो नहीं जाएगा. बट दैट वुड ऑल्सो इंक्लूड एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है ना, ग्रेडिंग, मतलब एक्सीलेंट ग्रेडिंग, बेस्ट क्वालिटी आपको चाहिए उनको देना है जो है ना. फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग से जो आप भेजोगे, वो सब इंक्लूड करके कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 20 रुपये शायद बचे. सेम जो मंडी वाले में बिक रहा है, मैक्स 20 रुपये. मैं शायद बहुत ओवर कोट भी कर दूँ कभी कभी. आप क्यों करते हैं रिटेल?
मैं अपना बस इसलिए करती हूँ कि आई वांट कि एक लोग जानने लगे यहाँ पे लोग, है ना, कि देयर इज दिस फार्म यहाँ से आ रहा है एंड दे आर गेटिंग अ गुड प्रोड्यूस ऑफ दैट. धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी ग्रोइंग मार्केट. आप ये देखो कि इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. बिगेस्ट प्रॉब्लम. लोग अभी इसमें जानते ही नहीं है कि कैसे इसको करना है बिजनेस की तरह, है ना. आप देखो यहाँ पे सब कोई फार्मर स्ट्रगल्स की बात करता है. लोग अगर देखो तो लोग अरे फार्मर बन गए, है ना, इसमें तो क्या ही पैसा बच रहा होगा. ऐसा नहीं है ना. आप अच्छे से करो, इसमें आपको मिलेगा, अच्छे से बचेगा एंड दिस विल गिव यू रिजल्ट लाइक इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स. इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा. इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको. यू हैव टू क्रिएट दैट बेस. आप अभी बेस क्रिएट करिए. बिजनेस का तरीका यही है, आप अभी बेस क्रिएट करिए. यू हैव टू सी द मार्केट, फॉर सी योर फ्यूचर इन दैट, है ना. एंड ये बढ़ेगा. यू सी हाउ द जेंजीज आर कमिंग अप, है ना. कितने लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं ये सब खाने के लिए. एंड इन्हीं सब चीज़ों से हमारा मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा. लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ गई है ना. अब इट इज़ वेरी नॉर्मल कि लोग सोचते हैं हाँ रेड येलो खरीदना है, थोड़ा खाना है, पास्ता में ही खाना है. सही बात खाना है, बना रहे हैं अगर घर पे पास्ता तो दे नीड दैट रेड येलो बेल पेपर, है ना. पहले लोग सोचते थे अरे नहीं ग्रीन चला दो, हो गया. सो एक माइंडसेट चेंज है. कोई बात नहीं. अच्छा क्या है? और कैप्सिकम, राइट. या तो ये 2 अलग कैप्सिकम, इसमें 3 बल्ब, यहाँ पे 4 बल्ब. 4 बल्ब. इसमें से ब्लिंकिट कौन सा अलग कर देगा? 4 बल्ब वाला ब्लिंकिट लेगा. अच्छा. आई थिंक मोर देन दैट. लोग ये बोलते हैं कि 4 बल्ब्स 3 बल्ब्स. ब्लिंकिट को सिर्फ साइज से मतलब है. अच्छा. ऑल दे नीड इज अ गुड साइज, गुड वेट. क्या होता है मतलब मार्केट में बेचते समय एक अच्छे साइज अच्छे वेट तुम कैसे डिफाइन? अच्छे साइज सी एनीथिंग व्हिच इज काफी है, दीदी, इतना अराउंड अच्छा, हाँ. 120 ग्राम्स. 120 ग्राम प्लस जितना भी होगा वो आपका A ग्रेड ही जाएगा. अच्छा, तो ये लगभग Right. कितना होगा मतलब अगर आपको कहना है? दिस इज अराउंड 180 200 तो होगा ये आराम से. सारे इनफैक्ट ये. सम पीसेस वुड बी 250 आल्सो. अभी इसका रेट कितना जाएगा? इसका रेट इस वक्त सी एज आई टोल्ड यू, जो मार्केट है वो डेली फ्लक्चुएट करेगी. इवन इन ब्लिंकिट, है ना, दे विल ऑल्सो फ्लक्चुएट द मार्केट एंड दे विल ऑल्सो डिसाइड द रेट्स ऑन अ डेली बेसिस कि आज का हम इतना लेंगे. सो इस वक्त अगर मैं बोलूँ इट विल गिव अस अराउंड 160-170 रुपीज़ अगर हम अभी भी? रिटेल में जाए. अच्छा, रिटेल में जाए अगर, ओके. देन इट विल गिव अस दैट. और ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन का आप बात कर रहे हैं, ये ट्रैक आप कैसे रखते हैं? मतलब मंडी से रेट निकालते हैं, कोई आपको डेली कॉल करके बोलता है? Yes, different mandis, different locations, and basically Delhi is something that we look upon कि यहाँ पे क्या रेट आ रहा है. Delhi and Bangalore, as I told you, ये Bangalore बहुत यहाँ पे कंट्रोल करते रेट्स, है ना. बैंगलोर वाले ने They control प्रॉब्लम the बना के रखा markets है. here, यस. है ना. Whether it be any season, है ना. अगर आप विंटर्स में बोलो तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज तो है उस चीज़ में हमारे लिए, बिकॉज बल्क ऑफ द प्रोड्यूस वहीं से आ रहा है. आप समर्स में, पीक समर्स में यहाँ पे प्रोडक्शन शायद कुछ फार्म्स ले लेंगे, है ना, जिनके पास फैन पैड होगा वो लोग कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा. तब उस समय रेट क्यों गिरता है? सप्लाई तो कम है. रेट गिरता कहाँ है, समर्स में तो महंगा ही रहता है. आपने कब बोला 20-30 रुपए जाता है? ये जाता है मई जून में यहाँ पे क्रॉप खत्म होती है. हम्म. पोस्ट दैट रेट्स बढ़ते हैं. अच्छा, समझ गया. रेट्स उसके बाद बढ़ते हैं, है ना. जब यहाँ की क्रॉप खत्म होगी, लोकल क्रॉप्स, बिकॉज इट्स कमिंग इन बल्क ऑल्सो, तो उसके बाद ही आपका रेट बढ़ेगा. एंड देन इट कम्स फ्रॉम बैंगलोर, एनीवे फ्रॉम द साउथ. शिमला में भी आई थिंक. शिमला एंड ऑल, मतलब नॉर्थ में अगर बोलूँ तो आप हिमाचल एंड उत्तराखंड बेल्ट, एंड देन साउथ, दैट्स द ओनली एरिया. सो इधर हमारा नहीं हो रहा होता है. सो उस टाइम अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, है ना, दैट ऑल्सो हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना. आप फैन पैड लगाओगे, उसमें करोगे, यूनिट ग्रोइंग पर केजी बढ़ जाएगा आपका. उसमें भी आपका यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा. सो समहाउ आपका वेदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वेदर अगर आपका सपोर्ट करता है, विच डज सपोर्ट इन हिमाचल एंड बैंगलोर, तो वो एडवांटेज तो वहाँ मिल ही रहा है लोगों को. की पॉइंट यही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं ये फैक्टर को इग्नोर ना करें. अगर आपकी स्टोरी से इंस्पायर होके मानो एक 23 साल की लड़की या लड़का जो भी हो, दे वांट टू स्टार्ट इनटू एग्रीकल्चर, उनको आप क्या सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट तैयार करके देंगे कि ये चीज़ करना चाहिए? 3 फैक्टर में कहते हैं लेट्स डू दीज 3 थिंग्स इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन एग्रीकल्चर बिजनेस. आपका एडवाइस? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ डू योर रिसर्च वेल. मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था, इसके पहले 2 साल रिसर्च किया ना. आई कम अक्रॉस पीपल जो आते हैं फार्म पे
सिर्फ देख के मेरे वीडियोस, है ना, दे कम, दे हैव नो नॉलेज कि एक प्लांट को कितना पानी की भी ज़रूरत है ना, ये भी नहीं अभी आइडिया है ना। एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए आपको प्लांट के बारे में कि हाउ डज उसका फंक्शन कैसे, वो हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज इट ग्रो इवन, है ना, कि कब उसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, थोड़ा सा आइडिया एटलीस्ट, बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, पोटेशियम का क्या रोल है, नाइट्रोजन का, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है एनपीकेस का रोल क्या है, किस स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट है देना ज़्यादा। सो एक आप अगर रिसर्च करो, अपनी नॉलेज थोड़ी बिल्ड करो, देन एंटर दिस मार्केट, है ना। उसके पहले लेमैन की तरह आते हो, है ना, आई डोंट थिंक सो, दैट डजंट मेक सेंस। पहले स्टडी करो, मार्केट पहले स्टडी करो। दे थिंक कि एक एग्रोनॉमिस्ट हायर कर लेंगे उससे हो जाएगा, नहीं होता। यू हैव टू गिव योर फुल टाइम टू दिस बिजनेस इनिशियली एटलीस्ट, है ना। आपके वर्कर्स होंगे, आप तो काम कर नहीं रहोगे, आपके वर्कर्स काम कर रहे होंगे, वर्कर्स को कैसे पता होगा कि इसमें काम कैसे करना है। ऑल दे हैड बीन डूइंग इज व्हीट एंड पैडी ऑल देयर लाइफ, है ना। वो वर्कर्स भी हैं तो उन्होंने वहीं पे ही निराई गुड़ाई कर दी, उसमें उनको पता, उससे ज़्यादा उनको नहीं पता है कि अंदर काम क्या होना है, अंदर क्या फर्टिगेशन होना है। इफ़ यू आर लीविंग एवरीथिंग ऑन देम इनिशियली, इट विल नॉट वर्क। लोग एकदम से 4-4 एकड़ लगा लेते पॉली हाउस, दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द लैंड, है ना। बट अगर आपको वो रन ही नहीं कर पाओगे, है ना, देन यू विल कीप टेलिंग पीपल इट्स अ लॉस मेकिंग वेंचर। एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं है एग्रीकल्चर में, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, 2 साल बाद आप बेचने लगते हो अपने स्ट्रक्चर्स, है ना। दैट्स वो नॉट हाउ माइंडसेट इशू है, वो माइंडसेट इशू है। वो लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, ये रेड येलो देख लिया, दे फाइंड इट सो अट्रैक्टिव कि नहीं ये ग्रो करना है ना। बट उसके पीछे कितनी मेहनत जा रही है, आपको पहले ये आइडिया तो होना चाहिए हाउ डज इट वर्क। एग्जैक्टली। आई थिंक ये वो मैसेज जो बहुत मैं ज़रूरी है। लोग को हमेशा देता हूँ आपने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ओपन फील्ड में, जस्ट इन केस ये वीडियो के लास्ट पार्ट में डालूँ मैं, तो थैंक यू आपके टाइम के लिए, एंड आई होप कि लोग आपके जर्नी से जो सीख रहे हैं इनपुट्स प्रैक्टिकल, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो खुद सीखे थे स्टार्टिंग में, on some level if आप हेल्प कर सकते हैं, some sort of training for people that will really help them. Of course, I had been thinking कि मैं इसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के उस पर भी ले जाऊँ एंड लोगों को उस चीज़ के बारे में एजुकेट कर पाऊँ, है ना। इट फील्स वेरी, आई थिंक आई फील वेरी प्राउड व्हेन लोकली यहाँ के जो फार्मर्स हैं, यहाँ के आसपास में मेरे जो नेबरहुड में है, दे कम एंड टेल मी कि दीदी हमें भी थोड़ा शुरुआत करवा दीजिए। नॉट विद दिस बट एटलीस्ट ओपन फील्ड में आप एटलीस्ट हॉर्टिकल्चर में कुछ करो, गेहूं पैडी से हटो, गेहूं पैडी से हट के एक सब्जी उगाने में सोचो कि, एंड उसके लिए तो बहुत सब्सिडी है। वी हैव 90% सब्सिडी ऑन ड्रिप, हार्डली एनी कॉस्ट फॉर द फार्मर। वो पहले साल में ही रिकवर हो जाएगा उसके लिए, है ना। मैं तो लीज लेके कर रही हूँ, तब काम कर रही हूँ। आपके पास तो अगर लैंड है तो आप खुद भी शुरू कर सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग, है ना। सो इट गिव्स मी वेरी, आई एम सो प्राउड कि लोगों में एक माइंडसेट चेंज कहीं ना कहीं हिट तो कर रहा है। करेक्ट कि कुछ तो ये कर रही हैं, कुछ तो इनको मुनाफा हो रहा है ना। इतने वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनकी सैलरीज जाती हैं, उसके बाद कुछ तो मुनाफा हो रहा होगा, देन आई एम डूइंग इट, देन आई एम एक्सपैंडिंग इट, है ना। वो एक माइंडसेट चेंज आ रहा है विच इज़ वेरी नाइस। हमने बैंगलोर में लगभग 150 लोग को लास्ट 3 मंथ्स में ट्रेन किया है। मैं होप कर रहा हूँ आपके साथ मिलके लखनऊ में वी कैन डू द सेम थिंग। श्योर लोग को ट्रेन करें। चलिए ओपन फील्ड में जाते हैं, ओपन फील्ड फार्मिंग देखते हैं। तो दोस्तों पॉली हाउस हमने ब्रीफली देख लिया, साथ ही साथ मैंने बताया कि अनुष्का ओपन फील्ड में भी फार्मिंग कर रही है। दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं थोड़ा समझेंगे, बट ओपन फील्ड में आप फार्मिंग क्यों कर रहे हैं, जब चैलेंजेस आपको आते हैं, एंड वर्सेस पॉली हाउस, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंस है? सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे पास लैंड बैंक नहीं है ना। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अगर हमें काम इंक्रीज करना था, ऑफ कोर्स यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंड का प्राइस ज़्यादा है कि हम हर एक टाइम तो लैंड नहीं खरीद सकते, एंड दैट्स नॉट अ वेरी सेंसिबल ऑप्शन ऑल्सो। आप एक बिजनेस करने आ रहे हो, आप ऑलरेडी एक पॉली हाउस का कॉस्ट ले रहे हो, देन यू आर बाइंग द लैंड, दैट इज एन एडिशनल कॉस्ट विच विल ब्लॉक योर मनी ऑल्सो। तो एक वो चीज़ थी। देन वी थॉट ऑफ लीजिंग द लैंड, है ना। वाई नॉट जस्ट लीज द लैंड एंड लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू ऑल्सो, लेट्स सी कि हाउ डज इट गिव यू रिटर्न्स। लीज लैंड में मेरे लिए मेरा सबसे पहला एक वो जो व्हाट वाज टेकिंग मी बैक वाज कि मैं एक लीज लैंड पे स्ट्रक्चर का कॉस्ट नहीं लगाना चाहती थी। व्हाट इफ दैट पर्सन टेल्स मी, इवन इफ इट इज़ अ रजिस्टर्ड लीज, व्हाट इफ ही टेल्स मी कि मुझे अपनी लैंड खाली चाहिए एंड मैं 2-3 साल हुआ हो, एंड देन ही आस्क मी कि आप मेरा लैंड खाली कर दो, है ना। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ही कैन ब्रेक द लीज अग्रीमेंट, एक पेनाल्टी, बहुत छोटी सी पेनाल्टी देगा, है ना। एंड देन उसके बाद आई हैव टू वैकेट द लैंड एनी डे। मतलब पॉली हाउस उखाड़ना होगा, उखाड़ना पड़ जाएगा। दैट इज द थिंग, नो, दैट इज द ओनली कॉज विच आई एम वरिड अबाउट कि कहीं बाय चांस ऐसा हुआ, एंड देन माई एंटायर कॉस्ट जो मेरा लगाने का है फिर निकालने का, मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपेंस होगा।
सो इनिशियली जब मैंने ये शुरू किया तो मैंने फिर कहा कि लेट्स गो विद ओपन ओनली, लेट्स ट्राई दैट, लेट्स सी व्हाट इज द रिटर्न्स, व्हाट आर द रिटर्न्स, एंड उसके बाद देखते हैं। तो जिस हिसाब से आई वुड से ओपन में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, से ड्रिप इरिगेशन, मल्च एंड सब लगाते हो, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स आर गुड। आपका पैसा भी नहीं लग रहा है। यहाँ तो आप 3.5 एकड़ कर रहे हैं, यहाँ 3.5 1 एकड़ में मानो हरा कैप्सिकम आप कर रहे हैं जी। आपने क्या खर्चा पकड़ा है इसका? इसका जो एक एवरेज कॉस्ट आता है वो आपका 8 से 9 रुपए पर केजी आता है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग 1 kg ऑफ कैप्सिकम इन अ प्लांट। ऑन एन एवरेज आई वुड से 3.5 एकड़ का मेरा कम से कम जो कॉस्ट जा रहा है वो 10 से 12 लाख जा रहा है। ओके, 3.5 इतना जा रहा है आराम से ईयरली, दैट इज़ एन कॉस्ट। उसके बाद व्हाट द रिटर्न्स आई एम एक्सपेक्टिंग इज, आई थिंक इट विल फेच मी अ प्रॉफिट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, बेयर मिनिमम प्रॉफिट आई वुड से। अगर 1 एकड़ से आप निकालना चाहो तो आप 2 लाख पर एकड़, बहुत बेयर मिनिमम। आपका 3 से 4 लाख भी निकल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर यील्ड, ऑन द मार्केट्स एंड एवरीथिंग, मेजरली ऑन यील्ड। तो लगभग 3.5 एकड़ से 6 लाख रुपए आप निकाल लेते हैं। बहुत आराम से निकाल सकते हो आप प्रॉफिट, बेयर मिनिमम। एंड आप कुछ भी ज़्यादा नहीं करोगे तब भी आप इतना निकाल लोगे, तो 2 लाख रुपए एकड़ तो बहुत आराम से निकाल सकते हो आप। सो दिस इज समथिंग आई थिंक इट इज़ अ गुड रिटर्न। मतलब कि मेरे लिए अगर मेरा मनी इतना फंस नहीं रहा है उस चीज़ में, रिकरिंग कॉस्ट में, एकड़ वाइज, अगर आप मेरे से पॉली हाउस का बोलो तो 10 लाख एन एकड़ मेरा रनिंग कॉस्ट है 1 एकड़ का, 10 लाख रुपए। एंड यही मैं इसको 3 एकड़ में, 3.5 एकड़ में दे रही हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉस्ट भी कम हो गया है। रिस्क है, ऑफ कोर्स रिस्क है, चैलेंजेस अपने हैं ओपन के। जैसे चैलेंजेस सबसे पहला तो मुझे लगता है वेदर, समर्स, एक्सट्रीम समर्स एंड जो आते हैं हमारे अप्रैल मई के टाइम में, उस वक्त फ्रूट की क्वालिटी बहुत डिटोरिएट होती है। आपको कभी कभी होता है कि छोटे ही साइज़ में आपका फ्रूट येलो होने लगता है बिकॉज हीट एक तरफ से पड़ रही है ना। उस साइड आपका एक तरफ आधा फ्रूट ग्रीन है, आधा फ्रूट आपका येलो हो रहा है ना। देन उसमें वो नहीं मिलता, मार्केट नहीं मिलेगा, है ना। हीट एक मेजर प्रॉब्लम है। देन उसके बाद आपका जो पीक विंटर्स है दैट कैन बी चैलेंज्ड, मतलब वो हम लोग थोड़ा सा टैकल कर लेते हैं थ्रू क्रॉप कवर। वो मैंने लिया हुआ है, वो मैंने एग्रीकल्चर से लिया था एंड इट इज गिविंग मी गुड, है ना। उसमें प्लांट कब लगाते हैं आप क्रॉप कवर? क्या होता है क्रॉप कवर? मैं नवंबर में लगा देती हूँ, नवंबर में लगा देती हूँ सारे बेड पे। हाँ, सो उससे क्या होता है कि जो हमारी ओस गिरती है, जो बोलते हैं ना यहाँ की लोकल लैंग्वेज में पाला गिर रहा है या कुछ रहा है, उससे ऊपर के प्लांट्स आप देखोगे हमेशा येलो हो जाते हैं, है ना। वो पानी जमा रह जाता है ना, जो ओस गिर रहे थे, धूप नहीं निकलती है, सूखता नहीं है, तो उससे फंगल इश्यूज बढ़ते हैं, पानी जमा रह जाता है, फ्रूटिंग रुक जाती है। सो ये सारे चैलेंज, उससे यील्ड और कम हो जाता है। क्रॉप कवर में ये चीज़ नहीं आती। आप खुद ही देखो, इसमें अच्छा खासा प्लांट मेरा इस बार ग्रीन है, अच्छा चल रहा है, नए शूट्स आने लगेंगे, अभी, एंड उसके बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। यही इस स्ट्रेस से निकलने में 1 महीना लग जाता है प्लांट को, अगर आप क्रॉप कवर नहीं लगाओगे। समझ गया। तो क्योंकि आपने क्रॉप कवर लगाया अभी ये हेल्दी है। ये चीज़ है। सो विंटर्स कैन बी टैकल्ड एट सम पॉइंट। मॉनसून में अगेन एक चैलेंज है। मॉनसून में देन आपकी क्रॉप डिले होती है ना। जिस टाइम पे हमारा ये क्रॉप लगता है कैप्सिकम, अगर हम थोड़ा और अर्ली लगा दें ओपन में, इफ़ यू कैन मेक सम अमेंडमेंट्स एंड उसको आप थोड़ा सा अगस्त में ही लगा दो एंड उसको चीज़ को टैकल कर लो, तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। मतलब कि उस वक्त आपको शायद ग्रीन कैप्सिकम का रेट आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। ओपन फील्ड से क्या बात कर रहे हैं? ओपन फील्ड से कैसे मैं प्राप्त करूँ वो रेट? अगर मैं अगस्त से थोड़ा पहले ट्रांसप्लांट, आप अगस्त में ही लगा दो, मैं तो कह रही हूँ अगस्त फर्स्ट वीक में लगा दो, है ना। उस वक्त अगर आप 2 महीने में ही इसकी हार्वेस्ट शुरू हो जाती है ना। ग्रीन कैप्सिकम का 2 महीने में 2 महीने में हार्वेस्ट शुरू हो जाएगी आपकी, एंड इट ओनली टेक्स यू 2 मंथ्स। सो इट विल, आपके सितंबर एंड से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उस वक्त रेट्स बहुत अच्छे रहते हैं। कितना 100 रुपए किलो आराम से रहता है। और एवरेज रेट आप जैसे यहाँ 3.5 एकड़ में मेजरली कैप्सिकम ही कर रहे हैं, राइट। ग्रीन कैप्सिकम का एवरेज रेट क्या जा रहा है? बेयर मिनिमम मैं बोलूँ कि ऑन एन एवरेज अगर हाइज एंड लोज दोनों ले लूँ तो 20 रुपीज़ ऑन एन एवरेज, 20 to 25, नॉट मोर देन एवरेज रेट ये लेते हैं जिस टाइम मैंने लगाया है ना। हम लोग मानसून की वजह से ही चैलेंज है बिकॉज बेड्स नहीं बन पाते ओपन में, मिट्टी गीली हो जाएगी, फिर उसमें रोटोवेटर चलाना, फिर उसको सूखने का वेट करना, देन उसके बाद बेड्स बनवाना, तब तक आपको पता चला फिर बारिश आ गई, है ना। सो दैट इज समथिंग जो आपको बहुत टाइमली प्लान करना पड़ता है उसमें। मैं जो समझ रहा हूँ कि पूरा टाइमिंग का खेल है ओपन फील्ड में। टाइमिंग का खेल है सब कुछ। सही समय पे करो तब सही प्राइस आपको मिल पाएगा। तभी सही प्राइस मिलेगा आपको।
समझ गया। वी आर ट्राइंग, अब हम थोड़ा सोच रहे हैं ऑफ सीजन करने का, ओपन में ही ऑफ सीजन करने का, तो विल बी ट्रांसप्लांटिंग इन मार्च अप्रैल नाउ। और क्या क्रॉप्स उसको कर हम रहे हैं करेंगे। ओपन फील्ड में? हम लोग जुकिनी कर रहे हैं, येलो अच्छा। एंड ग्रीन, है ना। वो 3 months क्रॉप है, तो हम लोग की साइकिल चलती रहती है उसकी पूरे साल? है ना, पूरे साल उसकी एक साइकिल चलती रहती है। 3 साइकिल्स ले लेते हैं, 2.5 से 3 साइकिल्स हो जाती है हमारी आराम से। देन जुकिनी हो गया, वी आर डूइंग रेड कैबेज, ग्रीन, लाइक हमारा चाइनीज कैबेज जो हो गया वो है। अभी है सारे? चाइनीज कैबेज लगा हुआ है, रेड कैबेज ऑन अनदर फील्ड, वी हैव दैट ऑन अनदर फील्ड। देन उसके बाद हम लोग ने ये भी लिया हुआ है, व्हाट वी हैव डन इज पॉक चॉय एंड ऑल, पॉक चॉय भी लगा हुआ है हमारे यहाँ पे अभी। देन अगर इसके बाद या वी हैव सैलड्स की रेंज एंड ऑल। ओपन फील्ड में यदि जो किसान है कम कैपिटल से खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए टॉप 5 क्रॉप्स आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक कैप्सिकम, देन टोमेटोज इज़ अ गुड क्रॉप, ब्रिंजल इज़ अ गुड क्रॉप, भिंडी मैं नहीं बोलूँगी, आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। देन अगर आप मल्टीपल क्रॉप्स लेना चाहिए, ये आपकी ईयरली क्रॉप्स हो जाएंगी, है ना। एक बार आपने लगा दिया, ये चलती रहेंगी साल भर? साल भर, है ना। जुकिनी इज़ ऑल्सो गुड क्रॉप, आई वुड से जुकिनी इज़ ऑल्सो नाइस क्रॉप। इसके बाद अगर आपको सीजनल क्रॉप्स करनी है, अगर आपको 3-3, 4-4 महीने वाली करनी है, देन यू कैन गो विद मस्क मेलन, वाटर मेलन ड्यूरिंग द समर्स। आप कर रहे हैं? मैंने लास्ट ईयर किया था, अच्छा। आई डिड दैट लास्ट ईयर, बट आई थिंक लेबर का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन एग्रीकल्चर, सो आई वांटेड टू मिनिमाइज दैट, एंड इसलिए मैंने इस बार आई वेंट फॉर मतलब कि लार्ज स्केल पे मैंने एक ही सिंगल क्रॉप लिया। So that is another thing, but muskmelon and watermelon also gives you good results. उसमें भिंडी भी also gives you good results अगर आप टाइमली लगा दो उसको। एग्जॉटिक ही नहीं, आप नॉर्मल जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, आप उसको भी अगर करोगे और थोड़ा सा टाइमिंग से पहले लगा लोगे, इवन दैट कैन फेच यू गुड रिजल्ट्स, है ना। बीन्स इज़ अ वेरी गुड क्रॉप, है ना, उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है लोगों को। इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, आई थिंक दैट्स द ओनली कैच हियर। समझ गया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कि ग्रीन हाउस में भी या एग्रीकल्चर में जनरल 3 साल का आप एवरेज पकड़ के चलो, हर साल आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। आप बोल रहे थे कि जितना अच्छा बाहर से दिखता है, जो लोग ऑनलाइन बोलते हैं इतना है उतना डालो, वैसे नहीं होगा। सेम फंडा ओपन फील्ड में भी आता है? या यू कैन से दैट। ओपन में अलग चैलेंजेस आ सकते हैं, आपकी क्रॉप डैमेज जल्दी भी हो सकती है ना। इट डिपेंड्स, लाइक लास्ट ईयर अप्रैल में क्रॉप लेना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया था। हमें लग रहा था कि इट इज़ बेटर टू वाइंड अप रादर दैन इन्वेस्ट सो मच इन दैट क्रॉप, एंड उससे यील्ड भी उतना नहीं निकल पा रहा था, बिकॉज इतनी हीट थी कि वो फ्रूट ही अच्छा नहीं सेट हो रहा था, है ना। एंड देयर वाज नो पॉइंट डूइंग इट बिकॉज रेट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। सो एक ये चीज़ तो है ही है, एक क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं ओपन में। देन बट द इन्वेस्टमेंट जितना आप लगाते हो उस हिसाब से अगर आपका इतना भी निकल आ रहा है, इट्स गुड। आप द ओनली थिंग इन ओपन इज आप बल्क में करो, लार्ज एरिया, लार्ज स्केल। आपको कितने टोटल? दिस इज 3.5 एकर्स। और टोटल आपने बोले एक और? हाँ, एक एकड़ और मैं निकाल रही हूँ, तो 4.5 एकर्स, 4.5 एकड़। हाँ, ओपन में करूँगी अभी मैं। बट Good. इसमें भी आई थिंक आई विल गो फॉर नेट हाउसेज नाउ। आई एम डूइंग ओपन, मैं ये नहीं कहती नहीं करूँ। अगर किसी के, देखिए हर एक के पास पैसा नहीं है। आप फार्मर को बोलो कि इतना पैसा पॉली हाउस में लगा दो, नहीं है, नहीं लगा है ना। सकता। इट्स अ 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक बार में करना। हर कोई क्या, आई थिंक 10% ऑफ द फार्मर्स भी कर लें बहुत है, है ना। ओनली लार्ज स्केल फार्मर्स जो हमारे फार्मर्स हैं वो ही कर सकते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए नहीं है ये पॉसिबल करना। इवन ऑन कहते हैं कि आप लोन लेके कर लो, लोन कैसे ले ले, उसको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो रीपे कर लेगा। उसको क्रॉप का भी आइडिया नहीं है, ट्रेनिंग इज मिसिंग, कॉस्ट हाई है, विच मेक्स इट अ वेरी डिफिकल्ट वेंचर, है ना, कि वो एक कमर्शियल सेटअप में सोच पाए। एक नॉर्मल फार्मर की बात कर रही हूँ। बट यही अगर आप ओपन में देखो, इन्वेस्टमेंट कम है, 90% सब्सिडी आपकी ड्रिप पे है। आई थिंक 1 एकड़ में इट डज नॉट टेक यू, एक फार्मर का शेयर सिर्फ 15,000 रुपये आता है, इंक्लूडिंग द GST दैट वी पे, खुद की कॉस्टिंग, खुद की कॉस्टिंग में। दैट इज़ द ओनली थिंग। एंड गवर्नमेंट ने एक तो ये बहुत अच्छा किया है दैट यू जस्ट हैव टू पे द फार्मर शेयर नाउ। समझाइए इस पार्ट को थोड़ा समझाइए। मैं आते ही वो बोर्ड भी देखा था, हाँ, ड्रिप इरिगेशन का सब्सिडी है। 1 एकड़ में यदि ओपन फील्ड करना है, लगभग खर्चा मेरा 1.5-2 लाख रुपए। नहीं, 1 लाख अब नहीं है। अच्छा, What happens कितना होता है is, खर्चा, कितना देखिए, सब्सिडी मिलता है? एक 1.25 लाख का ही खर्चा 1 एकड़ में। बट व्हाट गवर्नमेंट डिड लास्ट ईयर वाज कि आप अब ये ऑप्शन है फार्मर के पास कि आप बस अपना 10% ऑफ द शेयर दो, 90% उस पर सब्सिडी है, तो वो गवर्नमेंट विल बेयर ऑन इट्स ओन। अभी वो पहले क्या होता था कि फार्मर को 1.5 लाख रुपए अरेंज करना है, वो ड्रिप लगाएगा, फिर उसके बाद सब्सिडी आएगी।
अब फार्मर को सिर्फ अपना शेयर देना है, दैट इज़ 15,000 रुपीज़ एन एकड़, एंड उसकी ड्रिप लग जाएगी। ये यूपी गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल? यूपी गवर्नमेंट का तो है ये। अच्छा, आई थिंक सेंट्रल में भी होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, आई हैव टू चेक, बट पर ड्रॉप मोर क्रॉप में यूपी गवर्नमेंट में तो ये चीज़ है, एंड आई थिंक इट्स पैन इंडिया। वो केवल ड्रिप के ये लिए कि pan सारी India चीज है। के लिए होता है, कैसे होता ड्रिप है? के लिए, मानो- ड्रिप इरिगेशन तो मानो मुझे एंड स्प्रिंकलर। एक एकड़ का खर्चा 1 लाख रुपए है मेरा, तो मुझे केवल 15,000 खर्च करना है हाँ, और मुझे बाकी मेरा गवर्नमेंट ड्रिप लग जाएगा, सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। इट्स नॉट ओनली द मटेरियल कॉस्ट, है ना, आपका इंस्टॉल करके मिल जाएगा आपको। उसके बाद ऑफ कोर्स देयर इज अ रनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व, है ना। आप अपने सीड्स लोगे, उसकी नर्सरी रेडी करोगे, देन मल्च लोगे, उस पे सब्सिडी नहीं मिलता? नहीं, मल्च एंड इन सब पे सब्सिडी नहीं है, दैट इज़ वन कॉस्ट दैट द फार्मर हैज़ टू पुट अप, है ना, उतना। तो वो थोड़ा सा है, बट आई थिंक उसका जो भी ये रनिंग कॉस्ट होगा वो तो उसका निकल जाएगा उस साल में ही, उसी साल में निकलेगा आपका। ये ड्रिप का भी कॉस्ट निकल जाएगा, एंड आई थिंक यू विल एंड अप विद प्रॉफिट्स ऑल्सो। जैसे पॉली हाउस में आपको 3 साल रुकना पड़ता है कि आपका ब्रेक इवन आ जाए, फिर आपके प्रॉफिट्स आना शुरू होते हैं। इसमें आपका निकल जाएगा, यू विल नॉट एंड अप इन लॉसेस हियर, है ना। बेयर मिनिमम निकलेगा, बट ठीक है, निकल जाएगा। कॉस्ट तो निकल जाएगा, कॉस्ट तो निकलेगी पहले साल में, सब कुछ निकल जाएगी। सो एक ये एडवांटेज है छोटे फार्मर्स के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। वीट एंड पैडी से तो बहुत बेटर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। समझ गया। ऑफ कोर्स रिस्क रहता है इसमें ज़्यादा, बट रिस्क हर जगह है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो आई थिंक वी कैन नॉट ग्रो। ट्रू। आई थिंक जो रिस्क आप यहाँ ले रहे हैं वो मानो एक प्रकार से ज़्यादा है कि आप वेदर से एक्सपोज हो, लेकिन कॉस्ट आपका कम है। पॉली हाउस में जो आपका रिस्क है कि आप कॉस्ट ज़्यादा डाल रहे हो, आप वेदर से प्रोटेक्टेड हो। लेकिन मैं जो समझा हूँ कि नेट दोनों में ही चैलेंजेस हैं, अच्छे पार्ट्स भी हैं लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं। और शायद इन्हीं चैलेंजेस के कारण बहुत सारे लोग आ नहीं रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ, आपने कहा 3 साल में मानो 2 साल आप कमा नहीं रहे हैं, या एग्जाम्पल 1 साल आप कमा लिए, 3 साल का एवरेज आपका अच्छा हो गया, एंड आप लॉस नहीं, मतलब प्रॉफिट तो निकालना है। प्रॉफिट तो निकाल रहे हो। इकोनॉमिक्स आपका कैसे काम करता है, एंड इस सब के बावजूद आप इतने पैशनेट और इन्वेस्टेड कैसे हैं इस मिशन में? आई थिंक एक तो मुझे ये बहुत पसंद है अपना काम। मैं कुछ ऐसे उसको शुगर कोट नहीं कर रही, बट आई रियली लव माई जॉब, है ना, वॉट एवर आई एम डूइंग। लोग मुझे बोलते हैं कि ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस, लाइक गर्मी एक चैलेंज आ जाता है, कभी कभी बहुत हीट होती है, उस टाइम में भी हम लोग काम हो रहा जा भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा लाइट है। एग्जैक्टली, आप धूप में थोड़ी देर करोगे, आपको लगेगा नहीं साइड में चलते हैं यार, नहीं हो पा रहा है। सो एग्रीकल्चर में वही इंसान आए, मैं एक बहुत जेन्युइन सी चीज़ बोल रही हूँ कि वही लोग करे काम जिनका एक्चुअली में पैशन है यहाँ करने का, है ना। लोग थक कैसे पता जाएंगे, चलता है लोग को कि ये लोग थक जाएंगे यहाँ काम करने में, हम्म। है ना। इट इज़ नॉट कि आपने बिजनेस तो बना दिया, बट ये नहीं कि आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, ये नहीं चल पाएगा। फील्ड पे रहना एटलीस्ट फील्ड पे नहीं चल पाएगा, आपको फील्ड पे देखना पड़ेगा। आपके वर्कर्स को नहीं पता है कि क्या करना है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, एक बार चेक कर लो एटलीस्ट कि क्या इश्यूज, उसके रेमेडीज तो बता दो उनको, तब तो वो काम कर पाएंगे। वो तो अपना डेली बेस पे करते रहेंगे, अगर आप नहीं मॉनिटर करोगे इट विल बी ओनली योर लॉस, है ना। फील्ड पे काम करना एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में इट्स नॉट ईजी, है ना। लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल लाइफ हैं अभी, है ना। जॉब करना बहुत आसान है ना। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इट इज़ कंपैरेटिवली इवन फॉर माई वर्कर्स। उनकी एक फिक्स सैलरी जानी है, मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो इससे कोई मतलब नहीं है, आई हैव टू पे देयर, है ना। उसमें कोई वही नहीं है, डाउट ही नहीं है। सो ये चीज़ तो रहेगी। एंड व्हाट इज़ ड्राइविंग मी, आई थिंक आई कैन डू बेटर इन दिस। आई थिंक और भी अच्छा जाएगा मेरे लिए इसमें। आई सी अ गुड करियर इन दिस। क्या आपको लगता है 5 साल बाद शायद ज़्यादा बेहतर भाव मिलेंगे, किसान ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज़्यादा लोग पॉली हाउस की तरफ आएंगे? क्योंकि मानो गवर्नमेंट आज सब्सिडी बढ़ा रही है, तो गवर्नमेंट को भी लग रहा है कुछ हद तक कि शायद ज़्यादा किसान आने वाले हैं। आपको लगता है 5 साल बाद शायद बहुत सारे करोड़पति किसान बनेंगे? किसान, जैसे आपने बोला ना कि सब्सिडी लोग गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा रही है, आप देखोगे हमारे फार्मर्स के ही बच्चे बाहर जा रहे हैं अब शहर कमाने, एंड शहर से लोग अब गांव आना चाहते हैं कि नहीं हम थक चुके हैं। अरे यूएस से आते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं, बाहर इतने साल कमा लिया, अब आ रहे हैं वापस कि हमें अपने गाँव में आना है, वहाँ पे काम करना है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो इंजीनियर्स हैं जो आ रहे हैं, हमें फार्मिंग करनी है। यू आर इन दैट बिजनेस, यू नो दैट हाउ इट वर्क्स। सो द ओनली कैच हियर इज कि अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज नहीं करेगी, है ना, तो आगे जाके ये फार्मलैंड बिक जाने हैं एंड फार्म एरिया कम हो ही जाएगा, आपका एग्रीकल्चर लैंड एरिया कम हो जाएगा ओवरऑल। एंड टू फीड अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना, आपका अगर लैंड एरिया कम हो रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें ईल्ड बढ़े, तब तो आप उसको फीड कर पाओगे। अदरवाइज आप फीड कैसे करोगे इस पॉपुलेशन को?
है ना. सो यू कहीं ना कहीं आगे जाके पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, कोई ब्रेक तो लग नहीं रहा है कहीं पे भी कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है. सो अगर हमारा उसी रेशियो से हमारा लैंड एरिया कम हो रहा है, तो जितने हमारे पास लैंड बचेंगे कहीं ना कहीं दे विल हैव दैट एज. आप अगर अपने लैंड की क्वालिटी मेंटेन कर लो, सॉइल हेल्थ मेंटेन करके चलो, है ना, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. अच्छा आपको मिलेगा आगे जाके रिटर्न. ये सब के बावजूद एक सॉर्ट ऑफ बिलीफ है जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं. चैलेंजेस आज शायद हैं, कल भी रहेंगे, बट खाना हमेशा डिमांड में रहेगा. खाना लोग और हमेशा बढ़ते रहेंगे. खाना और दवाई ये कभी नहीं बंद हो सकता जी, इंसान जी. का. Right. सब कुछ हो सकता है. इवन इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर आई थिंक खाना और दवाई तो चाहिए ही चाहिए, है ना. दीज टू बिजनेस विल नेवर क्लोज. तो कहीं ना कहीं आपको वही इसीलिए मुझे लगता है एग्रीकल्चर विल ऑलवेज बी अ गुड ऑप्शन इन बिजनेस. सब कुछ बंद हो सकता है. आपने कोविड का सिचुएशन देखा है. कोविड में सब कुछ बंद था. क्या फार्म्स बंद थे? नहीं थे. फार्म अभी चल क्या रहे थे? दवाइयाँ बंद थे? आप नहीं कर रहे थे. थे कोविड में? कोविड मेरा सेकेंड वेव के टाइम पे एक क्रॉप आया था, है ना. दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड फार्मिंग. अच्छा. सो फर्स्ट वेव तो नहीं निकल गई थी, सेकेंड वेव में मैंने शुरू किया था उससे 2 महीने पहले. ठीक है, रेट्स उस टाइम कम मिले कुछ चीज़ों के, बट इसेंशियल्स के तो बढ़ेंगे, है ना. यू हैव टू प्लान इट इन दैट सेंस कि आप उस वक्त एग्जॉटिक नहीं तो आप उसमें बेसिक्स में चले जाओ. लोगों की स्पेंडिंग पावर उस टाइम कम हुई थी, है ना, तो लोगों ने बेसिक्स पे आ गए थे. आलू और ये सब तो बिकेगा, वो तो खाएगा ही इंसान ना. आलू खाएगा, प्याज correct. टमाटर तो खाना ही है ना उसको. नहीं खाएगा बेल पेपर, नहीं खाएगा शिमला मिर्च, बट कुछ और तो खाएगा. चेंज योर प्लान, उस हिसाब से प्लान करो आप. सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग. आपका क्या प्लान है फ्यूचर? अगर बिफोर वी फिनिश दिस वीडियो, आपके अगले 5 साल का विजन क्या है? आई थिंक प्रोटेक्टेड इज़ द फ्यूचर. नॉट इवन मैं कर रही हूँ ओपन में, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड इज़ द फ्यूचर. एंड आई सी कि मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि मैं जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाऊँ, है ना. बिकॉज आई थिंक आई कैन डू दैट, है ना. मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं करने के लिए. सो अगर मैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाऊँगी तो इट विल गिव मी सम एज इन द मार्केट. विद राइजिंग टेम्परेचर्स नथिंग विल सस्टेन इन ओपन, है ना. राइस एंड पैडी तो होता रहेगा, बट सब्जियां भी तो इंसान खाएगा ना, वो नहीं सस्टेन करेगा. ग्लोबल वार्मिंग से. ग्लोबल वार्मिंग होनी है ही है, अब तो है ही है. तो उसमें तो आपको जितना आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ टैकल कर लो उतना बेहतर है. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि बहुत सारे लोग के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है. आपके पास भी एक छोटा ही पार्सल था, उसके बाद आप एक्सपैंड करके कर रहे हैं, एंड दैट्स पॉसिबल क्योंकि आप लैंड को लीज कर रहे हैं. तो जिन लोग के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बिना लैंड हो के भी वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज़ वेयर पीपल रिलेट टू मी, है अच्छा, ना. मेरे हाँ. पास भी लैंड नहीं है. कई लोगों के पास लैंड नहीं है जो ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. सो द ओनली थिंग आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको एक ऐसा लैंड ढूंढना ही पड़ेगा थोड़ा माइक जो को- माइक एटलीस्ट को पास, हाँ. 20 ईयर्स के लिए आप लीज कर सको. 20 years. आई वुड से 20 ईयर्स. आप Wow. मिनिमम लीज हमें 15 साल की चाहिए फॉर अवेलिंग द सब्सिडी, है ना. दैट इज़ लाइक द मिनिमम रिक्वायरमेंट. आई वुड ऑलवेज से कि आप एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स करो लीज, बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम दैट लैंड, है ना. आप एक बार सेटअप लगाओगे, है ना, तो आप यू वुड वांट कि हम 15 साल उधर से कमा के फिर निकले हम वहाँ से, है ना. आपका कॉस्ट तो निकल जाए, सारा कॉस्ट निकल जाए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए आपको कुछ सालों का, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. उसके लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले है कि एक तो लैंड क्वालिटी, है ना. आप ये भी मत करिए कि एकदम ही बेकार सी लैंड ले लो, है ना, ऊसर जिसे बोलते हैं, या फिर मैं तो बहुत ज़्यादा ये जो हमारी बालू वाली मिट्टी होती है उसको भी मुझे नहीं लगता अच्छा होता है, बिकॉज उसमें नीमाटोड्स बहुत जल्दी आता है. समझ गया. है ना. नीमाटोड्स का बहुत ज़्यादा इशू आता है बहुत जल्दी. सो ये 2 चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए. एक अच्छा भले आप थोड़ा दूर ले लो, है ना, एंड बाय अ गुड चंक ऑफ लैंड, है ना. आप उसको लीज आउट करो, एंड दैट शुड बी अ रजिस्टर्ड लीज. आपको प्रॉपर कोर्ट जाके उसको रजिस्टर्ड लीज में लेना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड कि आपको क्या लगाना है. आपको स्ट्रक्चर लगाना है या आपको ओपन में करना है, वो आपका कॉल है. लीज मतलब फंडामेंटल ये कि लैंड किसी और का है, Land उससे आप इन अ वे रेंट कर रहे हो. रेंट ले रहे हैं हम. कैसा खर्चा आता है लीज का? इट डिपेंड्स एरिया टू एरिया. लाइक मेरे एरिया में इट्स 15,000 रुपीज़ अ बीघा, है ना, विच इज़ वेरी चीप. आई थिंक 1 एकड़ का अगर मैं 20-21 हज़ार रुपये साल का दे रही हूँ, है ना, मेरे लिए वो कोई कॉस्ट ही नहीं है, है ना. इट इज़ अ वेरी मिनिमल कॉस्ट फॉर मी. सो फ्रॉम इन आवर एरिया लैंड इज़ वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ लीजिंग, है ना. ये भी मुझे उन्होंने महंगे में ही दे दिया एक तरह से, है ना. तो इससे भी कम है लीज में. अगर नॉर्मल फार्मर्स की तरह आप गेहूँ और पैडी करते हो ये सब,
तो आपका काफ़ी है, बट समटाइम्स लीज कैन गो अप टू 50,000 ऑल्सो 50,000 per month. पर ईयर ओनली, आई Per वुड year, से sir. पर मंथ होगा तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ वायबल Viable ऑप्शन, Hmm. वो वायबल ही नहीं है. सो या फाइंडिंग अ गुड लैंड ऑन लीज, एंड उसका एक तो रेंट आप कम से कम रखो, बिकॉज देयर विल बी अनदर कॉस्ट जो आपके आने ही आने हैं, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिकरिंग कॉस्ट ओनली देन, है ना, वो फिक्स कॉस्ट नहीं रहता. सो या आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एक तो जो लैंड की क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, हम्म. एंड देन या द रेंट क्या हो रहा है, and कितना अच्छे कितना लोकेशन से दूर भी आपको, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वो आपका एक कॉस्ट कितना जा रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा. अगर आप छोटा लैंड लेके दूर एक जगह ले लिया आपने लैंड, एंड वो छोटा सा ही है, तो आपका वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ा देगा. सो गो फॉर एटलीस्ट 15-20 ईयर्स, 15-20 बीघाज ऑल्सो, है ना, इन वन एरिया, एंड देन आप उसको कल्टिवेट करो पूरा. यदि जो भी लोग सॉइल में भी कर रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन बहुत तेज से हो रहा है. आपके यहाँ जो मैं आप बोल रहे हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लेवल ऑलमोस्ट 0.9% है. मेजरली भारत में ये नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है, राइट. हमारे लैंड्स बैरन नहीं हो हो रहे रहा हैं. आप कैसे कर रहे हैं? आप मैन्योरिंग का बात किया, पॉली हाउस में भी, यहाँ पे भी ये कॉमन है. कैसे आप अपने सॉइल लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं? आई थिंक ये भी एक बहुत ज़रूरी लर्निंग है किसानों के लिए, जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए. आई थिंक सॉइल रिस्टोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग कवर नहीं कर रहे हैं आजकल. व्हाट इज़ हैपनिंग इन बैंगलोर एंड एवरीवेयर इज़ कि वो 12 मंथ्स अ ईयर, है ना, वो पूरे टाइम क्रॉप ले रहे हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ बेसिकली यू आर टेकिंग अवे द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. आप अपनी क्रॉप के लिए ले रहे हो विदाउट गिविंग इट सम रेस्ट, है ना, उसको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो, एंड इसीलिए आपका वो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है ना. आजकल क्या है कि आप जितने भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स दे तो उससे आप अपना ग्रोइंग कर ले रहे हो, बट इवन फॉर दैट टू वर्क यू नीड सम ऑर्गेनिक कार्बन, है ना. अगर आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ही चाहिए. व्हाट आई प्रैक्टिस इज वी मेक श्योर कि हम साल में 2 महीना रेस्ट दें सॉइल को, है ना. आप एक नॉर्मल सी चीज़ देख लो कि अगर हम ही 365 डेज काम कर रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी कम होनी ही होनी है. करेक्ट है ना. यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड, है ना. आपको भी रेस्ट चाहिए. संडेज इसलिए बने ही है कि आपको रेस्ट मिल पाए आपकी बॉडी को, ठीक है. तो द ओनली थिंग वही, आप 2 महीना रेस्ट दो सॉइल को. उस टाइम ऐड अ लॉट ऑफ मन्योर इन योर गोबर, गाय का गोबर, है ना, सड़ा हुआ, आप ऐड करो. फ्लड इट. आई थिंक 15 से 20 ट्रॉलीज तो डाल ही दो एक एकड़ में. 15 तो डाल ही दो, 12-15 इतना तो मिनिमम डाल दो. कहाँ मिलता है ये मैन्योर? गाय नहीं है मेरे पास, अगर तो मैं कैसे लाऊं मैन्योर? बाय इट फ्रॉम द लोकल. आप किसी फार्म एरिया में ही होगे, ज़रूर आसपास में लोग होंगे जिनके पास गाय भैंस होगी, है ना, लोग इकट्ठा कर ही होंगे. दे सेल इट. कितने का होता है मैन्योर? It costs you around 1,000 rupees a trolley, and then the trolley cost is another thing. So हम लोग को 1,800 rupees a trolley पड़ता है. No, that is one cost, but इतना आप सोचोगे कि वो कॉस्ट भी नहीं लगानी है. यू कैन नॉट कट द कॉस्ट एवरीवेयर, है ना. जहाँ कट करने की ज़रूरत है वहाँ करें, यहाँ ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ज़रूरत है? मे बी पेस्टिसाइड्स पे कट कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, और फर्टिलाइजर्स पे अपने आप कट हो जाएगा अगर आप ये सब ऐड कर दोगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप देखो तो इतना नाइट्रोजन आप इसको इनिशियली दे दोगे कि आपको 19 NPK 19 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा. आपको डालनी नहीं. आप वीट एंड पैडी की बात करें, यूरिया ही डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उतना, है ना. इट इज़ बेसिकली नाइट्रोजन. आप नाइट्रोजन उसको दे रहे हो नेचुरल सोर्स से, वो ऑलरेडी अपटेक लेता रहेगा उससे, एंड दैट इज़ अ बेटर सोर्स ऑल्सो. एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आप मुझे बोल रहे थे बाहर कि यूजुअली ओपन फील्ड में लोग पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपके यहाँ प्रॉब्लम उल्टा है, मतलब आप पेस्टिसाइड कम एकदम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ये कैसे हो रहा है? वॉट वी आर डूइंग इज़, हम अभी जितना भी ले रहे हैं हम प्रिकॉशनरी ले रहे हैं. इट्स बीन, हमारी क्रॉप लगी थी October 1 में ही लग गई थी. October, November, December, January, एंड दिस इज़ Feb राइट नाउ. हम लोग ने हार्डली एक इंसेक्ट आया हमारे फार्म पे, है ना. वी हैव नॉट टेकन पेस्टिसाइड सिंस देन. हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रिकॉशनरी स्पेस लिए हैं जो कि बायो पेस्टिसाइड्स में लिए हैं, है ना, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ ऐसे आ भी ना जाए उस वक्त. सो व्हाट हैपेंस इज़, जो मुझे लगा अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, एक मिथ है कि हाँ ओपन में बहुत पेस्टिसाइड लगता है. द ओनली थिंग यू हैव टू सी इज़ कि आप जितना एक्सपोज करते हो अपने प्लांट को, है ना, हम उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनता है. जितनी ही उसको धूप मिलती है, जितना ही उसको बारिश का मौसम है, जितनी उसको ठंड मिल रही है, वो उतना ही उससे अडेप्ट कर ले रहा है ना. एंड इसीलिए उसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है इंसेक्ट के लिए कहीं ना कहीं. वही हम एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उसको इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं
कि वो एकदम नाजुक बना है। आप ये बोलो उसकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई है कहीं से भी, है ना। एक बच्चे की तरह देख लो उसको कि इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो रही, इतना क्लोज एनवायरनमेंट में रख रहे हो, उसमें जल्दी पेस्ट आता है। एक पेस्ट के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है एंड इसीलिए उसको टैकल करना और डिफ़िकल्ट होता है क्लोज एनवायरनमेंट में। सो द ओनली क्राइटेरिया जो मुझे लगता है यही है कि आप जितना उसको रेजिस्टेंस बना दो, जितना उसको आप इम्यून बना दो इन सब चीज़ों से, वो बेटर है। सो या ओपन में मुझे नहीं लगता पेस्टिसाइड इतना स्प्रे होता है। सही है, काफ़ी नया लर्निंग है ये। आई थिंक बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत सारे ओपन फील्ड ग्रोअर्स को सुन के हाँ, कि यदि आप ओपन फील्ड फार्मिंग में भी सही प्रकार से ग्रोइंग करें, क्रॉप कवर का इस्तेमाल करें, सही मल्च करें, प्रॉपर ग्रोइंग प्रैक्टिसेस करें, तो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। राइट। आई थिंक काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिया अनुष्का। आपके टाइम के लिए शुक्रिया थैंक यू सो मच। एंड आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। मोस्ट Thank इम्पॉर्टेंटली जो भी आपने बोला है, ना कि बायस होके कुछ नहीं बोला है, नहीं। विच इज़ व्हाट पीपल लाइक। So thank you and wishing you the best of luck moving थैंक यू ahead. सो मच अभिनव, थैंक यू।